हेलो दोस्तों। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। साथियों, हम यूपी पीसीएस 2025 के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं और अभी जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जा रहा है पीसीएस मंत्रा द्वारा पब्लिश किए गए टेस्ट सीरीज को सॉल्व किया जा रहा है। और पीसीएस मंत्रा में भी जो इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जिसमें सिलेक्शन ऑफ जो क्वेश्चंस हैं वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसमें आपके प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस आए हैं जो इंपॉर्टेंट है वो देखने को मिलेंगे। फैक्चुअल क्वेश्चंस के साथ साथ करंट अफेयर को भी प्रॉपर अच्छे से कवर किया गया है। तो देखिए, एग्जाम में ज़्यादा दिन बचे नहीं है, 10 दिन बचे हैं जिसमें आपकी पढ़ाई जो है प्रोडक्टिव हो सकती है, अच्छे से आप पढ़ाई कर सकते हैं। तो इन 10 दिनों में करंट अफेयर और प्रैक्टिस सेट पे आप लोग विशेष रूप से फोकस करें। और प्रैक्टिस सेट जितने भी प्रैक्टिस सेट आप लोगों ने लगा चुके हैं, कोशिश करिए कि उन सबको एक बार रिवीजन कर लें, उन सब प्रैक्टिस सेट का, ठीक है। जो भी क्वेश्चन उसमें आप लोगों ने लगाया है, क्योंकि उसमें जो भी क्वेश्चन सॉल्व करे होंगे ऐसा तो है नहीं कि सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में होगा, ये सब याद ही होगा, उसके जो फैक्ट हैं और उसके साथ साथ उसका एक्सप्लेनेशन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि ये बिल्कुल भी नहीं है कि जो भी क्वेश्चंस आप लोग पेपर में सॉल्व करते हैं एग्जामिनेशन हाल में वही क्वेश्चंस आपको देखने को मिले, ठीक है। तो प्रैक्टिस सेट में जो क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करते हैं वही क्वेश्चन हूबहू एग्जाम में पूछे जाएं ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो बाकी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट हैं वो एग्जाम के पहले सब कंप्लीट करा दिया जाए। बाकी जो दृष्टि आईएएस हो गए, ध्येय, संस्कृत आईएएस के, इनके सारे टेस्ट सीरीज कंप्लीट करा दिए जा चुके हैं ऑलरेडी पहले ही। और अभी पीसीएस मंत्रा का जो चल रहा है इसमें भी क्वेश्चंस अच्छे हैं और अच्छा प्रैक्टिस सेट है, तो इसे आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। बाकी अपना फीडबैक जरूर दे दिया करें कमेंट बॉक्स में। और अगर चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। और किसी भी क्वेश्चंस को लेकर के कोई डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, कलिंग नरेश खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध, जैन, वैष्णव या फिर शैव? इसका जो सही आंसर वो आपका बी हो जाएगा। कलिंग नरेश जो खारवेल है यह जैन धर्म का एक कट्टर अनुयायी था और इसका जो हाथी गुम्फा अभिलेख है यह मुख्य रूप से जैन धर्म से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन गुप्तकालीन मंदिर उत्तर प्रदेश में है? कौन सा गुप्तकालीन मंदिर उत्तर प्रदेश में स्थित है? उदयगिरी का विष्णु मंदिर, तिगवा का विष्णु मंदिर, भूमरा का शिव मंदिर या फिर देवगढ़ का दशावतार मंदिर? इसका सही आंसर डी हो जाएगा, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, जो आपके ललितपुर जिले में स्थित है। यह कहाँ पे है? यह है ललितपुर में और ये उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। बाकी उदयगिरी का विष्णु मंदिर की बात करें, उदयगिरी का जो विष्णु मंदिर है यह कहाँ पे है? उदयगिरी का विष्णु मंदिर ये भी आपके मध्य प्रदेश में है, ठीक है। तिगवा का विष्णु मंदिर भी मध्य प्रदेश में है, भूमरा का शिव मंदिर भी मध्य प्रदेश में है। तो यह तीनों मंदिर जो है मध्य प्रदेश में है, जबकि देवगढ़ का दशावतार मंदिर है आपके उत्तर प्रदेश में, ठीक। यह आपके उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और ये सभी मंदिर गुप्तकालीन है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये सभी मंदिर गुप्तकालीन है। और इसमें भी अगर हम देवगढ़ के दशावतार मंदिर की बात करें तो यह बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में ललितपुर में स्थित है। 12 मीटर ऊंचा इस पर शिखर देखने को मिलेगा। और भारतीय मंदिर निर्माण में शिखर का यह पहला उदाहरण है, यह पहला ऐसा मंदिर है जिसमें शिखर का उपयोग किया गया था सबसे स्टार्टिंग में गुप्तकालीन मंदिरों में, ठीक है। तो भारतीय मंदिर में यह पहला ऐसा उदाहरण है जिसमें शिखर का उपयोग किया गया था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। अजंता की गुफाओं का निर्माण ईसा पूर्व 2री शताब्दी से लेकर के 7वीं शताब्दी ईस्वी तक किया गया था। अजंता की खोज 1819 ईस्वी में सर जेम्स अलेक्जेंडर ने किया था। और अजंता में मुख्यतः ब्राह्मण और बौद्ध धर्म से संबंधित जो चित्र हैं वो देखने को मिलते हैं। अजंता की गुफा चित्रकारी के बारे में कौन सा विकल्प सही है? कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। इसका जो सही आंसर आपका डी हो जाएगा, सभी विकल्प सही है। अजंता महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है, बात बिल्कुल ठीक है। और इस गुफा का निर्माण ईसा पूर्व 2री शताब्दी में से लेकर के 7वीं शताब्दी, मतलब 2 से लेकर के 7वीं शताब्दी तक इस गुफा का निर्माण करा गया था, ये बात भी सही है। अजंता की जो खोज है 1819 में जेम्स अलेक्जेंडर के द्वारा किया गया था, ये बात भी ठीक है। और इसमें मुख्य रूप से ब्राह्मण धर्म से संबंधित, बौद्ध धर्म से संबंधित जो चित्र हैं वो देखने को मिलेंगे। तो चारों विकल्प अजंता की गुफा के बारे में सही हो जाएगा, ठीक है। अजंता की गुफा के बारे में सही हो जाएगा। और इसमें भी अगर हम बात करें जो बौद्ध धर्म का चित्र बनाया गया है, बौद्ध धर्म में मुख्य रूप से जो महायान शाखा है, महायान शाखा से संबंधित चित्रों का निर्माण देखने को मिलेगा, ठीक है। इनसे संबंधित जो चित्र हैं वो देखने को मिलेंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि बौद्ध धर्म 2 भागों में बटा है, हीनयान और महायान। महायान जो महायान को मानने वाले थे या बौद्ध धर्म की जो महायान शाखा के थे उनका मानना था कि महात्मा बुद्ध को एक ईश्वर मानते थे, ठीक। और उनका एक ईश्वर के रूप में पूजा करते थे, मूर्तियां उनका बनाते थे और उनको जो है मूर्तियों के माध्यम से पूजा करते थे। जबकि हीनयान के जो लोग थे, हीनयान संप्रदाय से संबंधित, वह महात्मा बुद्ध को एक महापुरुष मानते थे, भगवान का दर्जा, ईश्वर का दर्जा
या ईश्वर नहीं मानते थे, और उसके साथ साथ यह उनकी मूर्ति न बना करके प्रतीकात्मक रूप से उनकी पूजा करते थे। जैसे उनके द्वारा जो कमंडल उपयोग किया गया, ठीक है, उनके द्वारा जो बोधि वृक्ष है, बोधि वृक्ष का पूजा कर लिए, ठीक। और मतलब यही है कि वो जो है प्रतीकात्मक उनके द्वारा उपयोग की गई वस्तुओं की पूजा करते हैं। जबकि महायान शाखा के जो संप्रदाय के जो लोग हैं वो किसकी पूजा करते हैं? महात्मा बुद्ध की ईश्वर के रूप में पूजा करते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा ये मेजर डिफरेंस है, और ये भी क्वेश्चंस में एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में पालों ने पहली बार त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था? विजयपाल, गोपाल, धर्मपाल या फिर देवपाल? पालों का जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, इसमें आपको बताना है कि किसके नेतृत्व में पालों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। इसका सही आंसर सी हो जाएगा धर्मपाल में। और यह जो त्रिपक्षीय युद्ध हुआ था किसके किसके बीच में हुआ था, यह इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चंस बन जाता है। यह आपके पाल हैं, प्रतिहार हैं और राष्ट्रकूट हैं, इनके बीच में त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, ठीक है। इनके बीच में त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, और क्यों हुआ था? कन्नौज पर अधिकार को लेकर के इनके बीच में युद्ध हुआ था, ठीक है, युद्ध हुआ था। और इसमें अगर ये पूछ ले कि अंतिम रूप से कौन विजयी हुए थे, तो जो प्रतिहार थे या अंतिम रूप से विजयी हुए थे, ठीक है। पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूटों के बीच में हुआ था त्रिपक्षीय संघर्ष कन्नौज पर अधिकार को लेकर के, और इसमें प्रतिहार शासक जो है अंतिम रूप से विजयी हुए थे। और इसमें पालों का नेतृत्व किसके संदर्भ में किया गया था, किसके नेतृत्व में? तो यह जो है आपका धर्मपाल है, इसके नेतृत्व में जो है इन्होंने पार्टिसिपेट किया था त्रिपक्षीय संघर्ष में। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्वेश्चंस बन सकते हैं। निम्नलिखित में से कहाँ अशोक बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए स्वयं गया था? बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक कहाँ स्वयं गया था? श्रीलंका, यवन देश, नेपाल या फिर महाराष्ट्र? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर सी हो जाएगा नेपाल में। जो महात्मा बुद्ध कह रहे हैं, अशोक जो है नेपाल में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए स्वयं गया था। निगाली सागर लेक नेपाल का ये है, ठीक है, निगाली सागर लेक जो है यह नेपाल का ये है, ठीक है, जिससे हमें ये जानकारी मिलती है कि वहाँ के कनक मुनि जो थे उनके आश्रम का इन्होंने जीर्णोद्धार करवाया था। उसके साथ साथ वहाँ पे जो कर लगाए जाते थे, कर की दर को इसके द्वारा कम कर दिया गया था, ठीक है। तो नेपाल में इसने बौद्ध धर्म का स्वयं प्रचार किया था, सही आंसर इसका सी हो जाएगा। बाकी अन्य जो क्षेत्र हैं जहाँ पे इसने अपने अनुयायियों को, अपने सैनिकों को भेजा था, अपने मंत्रियों को बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए, उसमें श्रीलंका में इसने अपने पुत्र और पुत्री को भेजा था, महेंद्र और संघमित्रा को। यवन देश में महारक्षित को इसने भेजा था, और महाराष्ट्र में इसे महाधर्म रक्षित को भेजा था, ठीक है। तो श्रीलंका में इसने भेजा था किसको? महेंद्र और संघमित्रा को। यवन देश में इसने भेजा था महारक्षित को, और महाराष्ट्र में भेजा था महाधर्म रक्षित को, महाराष्ट्र में भेजा था, और नेपाल में स्वयं गया था। तो सही आंसर सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही आंसर का चयन कीजिए, कूट के हिसाब से बताना है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त में विराट द्वारा 4 वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन किया गया है। शूद्र शब्द का उल्लेख भी सर्वप्रथम ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त से जानी जाती है, मतलब इससे इसकी उत्पत्ति मानी जाती है, या इसमें इसकी सर्वप्रथम चर्चा करी गई है। ऋग्वेद का 8वां मंडल अंगिरस वंश को समर्पित है, जो ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। लोपामुद्रा विदर्भ राज्य की कन्या थी जिसका विवाह अगस्त्यस ऋषि से हुआ था, और यह ऋग्वेद के रचनाकारों में से एक थी। इसमें आपको कूट के हिसाब से बताना है कौन सा विकल्प सही है। देखिए इसका सही आंसर डी हो जाएगा, चारों विकल्प सही है, चारों विकल्प इसके सही हो जाएंगे, ठीक है। ऋग्वेद के 10वें मंडल है, जिसमें 2 से लेकर के 7वां मंडल जो है सबसे पुराना है। ऋग्वेद का जो 2 से लेकर के 7वां मंडल है ये सबसे प्राचीन है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है, ये सबसे प्राचीन है। और इसका जो 8वां और 9वां मंडल 10वां मंडल है यह परवर्ती काल में, मतलब जो इसके बाद जब बाद में जो है इसकी रचना करी गई थी, ठीक है। इसके किसकी रचना करी गई थी? पहले की, 8वें की और 10वें की बाद में रचना करी गई थी, ठीक है। और जो 10वां मंडल है इसमें पुरुष सूक्त का उल्लेख किया गया, बात भी ठीक है। और इसमें जो 10 मंडल है, इस 10 मंडलों की रचना किसके द्वारा करी गई है, और ये जो 10 मंडल है इसमें किसका उल्लेख किया गया, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये देख लीजिए। जैसे अगर हम बात करें, जो पहले मंडल की रचना अंगिरस ने करी थी, द्वितीय मंडल की रचना अगस्त्य ऋषि ने की थी, तृतीय मंडल की रचना विश्वामित्र ने की थी, और तृतीय मंडल में ही गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है, ये बात इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चतुर्थ मंडल जो है इसकी रचना वामदेव ने की थी, और इसमें कृषि कार्यों का उल्लेख किया गया है। जो 5वां मंडल है इसकी रचना करी थी अत्रि ने। 6ठे मंडल की रचना भारद्वाज ने की थी। 7वें मंडल की रचना वशिष्ठ ने करी थी, जिसमें किसका उल्लेख किया गया है, जिसमें जो युद्ध हुआ था आपका जो भरत और सुदास जो कबीला था उनके बीच में जो युद्ध हुआ था लेकर के, इसका उल्लेख जो है इसमें आपको मिलता है। उसके साथ साथ जो 8वां मंडल है इसकी रचना जो कण्व ऋषि है इनके द्वारा किया गया था। 9वें मंडल की रचना पौमान ने की थी, और 10वां मंडल की रचना महारक्षित ने करी थी, जो मुख्य रूप से
कह सकते हैं कि ये 10 मंडल हैं और इनकी रचना किसके किसके द्वारा की गई है, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। इसका जो सही आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकल्प सही है? महाभारत में कुल 18 पर्व हैं और इसका दूसरा नाम है जय संहिता। रामायण का तमिल भाषा में पहली बार अनुवाद चोल शासक कुलोतुंग तृतीय के समय कवि कंबन ने किया था, जिसे रामायण या रामावतारम के नाम से जाना जाता है। रामायण का बांग्ला भाषा में अनुवाद सबसे पहले बराबक या बारबक शाह के समय में कवि कीर्तिवास ने किया था। 20वीं शताब्दी में समाज सुधारक ज्योतिबा फूले ने सच्ची रामायण नाम से रामायण की रचना की थी। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। पहला दूसरा तीसरा सही है, लेकिन चौथा जो है वो गलत हो जाएगा। चौथा आपका गलत है। ठीक, देखिए चौथा गलत क्यों है इसकी अगर हम बात करें, जो आपका चौथा ऑप्शन है 20वीं शताब्दी में रामास्वामी नायकर, ठीक है, पेरियार ने तमिल भाषा में सच्ची रामायण की रचना की थी, ठीक, न कि ज्योतिबा फूले ने। तो जो सच्ची रामायण की रचना करी गई है वह पेरियार या फिर जिन्हें हम पेरियार के नाम से जानते हैं, इनके द्वारा तमिल भाषा में इसकी रचना करी गई थी सच्ची रामायण की, ठीक है, तमिल भाषा में, न कि आपके ये ज्योतिबा फूले ने। तो यही गलत हो जाएगा। बाकी जो तीनों विकल्प हैं वो इसके बारे में सही है, बाकी तीनों विकल्प सही हैं। गियासुद्दीन बलबन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके द्वारा दीवाने आरिज की स्थापना की गई थी। इसने सिजदा और पाबोस प्रथा को समाप्त कर दिया। इसने तुर्काने चहलगानी को नष्ट कर दिया। गियासुद्दीन बलबन के बारे में कौन सा विकल्प सही है? इसका जो सही आंसर आपका सी हो जाएगा। पहला और तीसरा सही, दूसरा गलत है। इसने दीवाने आरिज की स्थापना की थी, ये बात बिल्कुल ठीक है, और यह एक सैन्य विभाग था, याद रखिएगा। तुर्काने चहलगामी जिसका यह खुद एक सदस्य था, स्वयं सदस्य था, इसका इसने दमन कर देता है, ठीक है, शासक बनने के बाद इसने इसका दमन कर दिया था। और सिजदा और पाबोस प्रथा को इसने समाप्त कर दिया, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। सिजदा और पाबोस को इसने समाप्त नहीं किया था, ठीक है। तो याद रखिएगा सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दिल्ली सल्तनत पर सबसे अधिक वर्षों तक शासन करने वाला शासक तुगलक वंश था। दिल्ली सल्तनत पर सबसे कम वर्षों तक शासन करने वाला वंश था सैयद वंश। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर ए हो जाएगा। पहला सही है, दूसरा गलत है, दूसरा गलत हो जाएगा, ठीक है। देखिए दिल्ली सल्तनत पर सबसे कम समय तक शासन करने वाला जो वंश है वो सैयद वंश नहीं है। कौन सा वंश है? ये आपका खिलजी वंश है, जिसने दिल्ली सल्तनत पर सबसे कम समय तक शासन किया था, ठीक है, खिलजी वंश है। बाकी सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला दिल्ली सल्तनत पे जो वंश है वो आपका तुगलक वंश है। पहला सही हो जाएगा। इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था और यह अलाउद्दीन खिलजी के समय में भारत आया था। इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया था। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर वो भी आपका सी हो जाएगा। पहला तीसरा सही, दूसरा गलत है। क्यों? क्योंकि जो इब्न बतूता है जो मोरक्को का निवासी है और यह 1333 ईस्वी में भारत आया था और यह मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आया था। MBT, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में यह भारत आया था, न कि अलाउद्दीन खिलजी के समय में, ठीक। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। फिरोज शाह तुगलक के बारे में देखिए। फिरोज शाह तुगलक ने दासों के लिए एक अलग विभाग की स्थापना करी थी, जिसे दीवाने बंदगान के नाम से जाना जाता है। इसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया और इसकी विद्वता के कारण इसे अपने युग का अरस्तु कहा जाता है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका जो सही आंसर है वो आपका ए हो जाएगा। पहला दूसरा सही, लेकिन तीसरा गलत हो जाएगा। इसने दासों के लिए एक अलग विभाग बनाया था, दीवाने बंदगान, की बात बिल्कुल ठीक है। दीवाने बंदगान की स्थापना की थी, ठीक है। ब्राह्मणों पर इसने जजिया कर लगाया था और जब ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था, ये तो बात ठीक हो जाएगा। और इसकी विद्वता के कई से अपने युग का अरस्तु कहा जाता है, ये गलत है, क्योंकि इसकी विद्वता के कारण नहीं बल्कि मोहम्मद बिन तुगलक की विद्वता के कारण मोहम्मद बिन तुगलक को दिल्ली सल्तनत का या फिर इसके युग का अरस्तु इसको कहा जाता है, ठीक है। तो सही आंसर ए हो जाएगा। पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत हो जाएगा। शेर खान ने सासाराम के युद्ध में हुमायूं को पराजित किया। कालिंजर के युद्ध में शेरशाह की मृत्यु हो गई। फतेहपुर सीकरी की स्थापना अकबर ने करी थी। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? देखिए इसमें अगर हम बात करें, कालिंजर के युद्ध में शेरशाह की मृत्यु हुई थी, बात बिल्कुल ठीक है। एक गोला आकर के उसके पास फट गया, जिसमें विस्फोट के बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन यहाँ पर ये बात याद रखने वाली है कि, और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, बारूद मतलब इसकी मृत्यु के पहले इसके जो सैनिक थे उन्होंने जो कालिंजर किला है ये जीत लिया था, ठीक है, याद रखेगा। इसकी मृत्यु से पहले ये किला जीत लिया गया था, ठीक। फतेहपुर सीकरी की स्थापना अकबर ने करी थी, ये बात भी आपका ठीक है। शेर खान ने सासाराम के युद्ध में हुमायूं को पराजित किया था, ये गलत है, ठीक है, ये जो है गलत हो जाएगा। बाकी विकल्प आपके सही है, बाकी विकल्प सही है। शेर खान की अगर हम बात करें तो शेर खान या शेरशाह ने बेलग्राम के युद्ध में हुमायूं को पराजित किया था, न कि सासाराम के युद्ध में, ठीक है। तो यही गलत है।
गलत युग में की पहचान कीजिए। इसमें सनक संप्रदाय की स्थापना चैतन्य महाप्रभु ने किया था। रुद्र संप्रदाय की स्थापना विष्णु स्वामी या फिर वल्लभाचार्य ने किया था। ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना माधवाचार्य ने, और वैष्णव संप्रदाय की स्थापना रामानुजाचार्य ने किया था। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? गलत विकल्प का चयन करना है। इसका सही आंसर ये हो जाएगा, सनक संप्रदाय की स्थापना किसने किया था? देखिए, सनक संप्रदाय की स्थापना चैतन्य ने नहीं बल्कि निम्बार्काचार्य के द्वारा ठीक है, निम्बार्काचार्य के द्वारा सनक संप्रदाय की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो बाकी तीनों विकल्प आपके सही हैं। और चैतन्य महाप्रभु की बात करें, चैतन्य महाप्रभु जो वैष्णव धर्म के भक्ति योग या भक्ति परंपरा के संत थे और इन्होंने भक्ति काल के प्रमुख कवियों में से इन्हें एक माना जाता है और इन्होंने वैष्णव के गौड़ीय संप्रदाय की रचना की थी। तो चैतन्य महाप्रभु द्वारा जिस संप्रदाय की रचना की गई थी उसे गौड़ीय संप्रदाय कहा जाता है। ठीक है, गौड़ी संप्रदाय कहा जाता है। इसका सही आंसर ये हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस संधि के अंतर्गत पेशवा मराठा संगठन का वास्तविक प्रधान बन गया था? वारणा संधि, संगोली की संधि, दिल्ली की संधि या फिर मंगलौर की संधि? इस संधि के बाद मराठा जो पेशवा है मराठा संगठन का वास्तविक प्रधान बन गया था। इसका जो सही आंसर वो आपका बी है, सगोली की संधि की गई थी, जिसके बाद सारी शक्ति जो है पेशवा के पास आ जाती है और यह मराठा संगठन का वास्तविक शासक या कह सकते हैं कि वास्तविक या सर्वोच्च नेतृत्वकर्ता या सबसे शक्तिशाली जो क्या कहते हैं व्यक्ति बन जाता है। कब हुई थी? संगोली की संधि। संगोली की संधि की अगर हम बात करें तो यह जो संधि करी गई थी 1750 में करी गई थी। 1750 में संगोली की संधि हुई थी। ठीक है, और यह बालाजी बाजीराव और राजाराम द्वितीय के बीच में हुआ था संगोली की संधि और इसी संधि के बाद पेशवा मराठा संगठन का वास्तविक प्रधान बन गया था। ठीक है, यह संधि किसके किसके बीच में हुआ था? ये भी इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। बालाजी बाजीराव और राजाराम द्वितीय के बीच में संगोली की संधि हुई थी। ठीक है, कब हुआ था? 1750 में हुआ था। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि बंगाल विभाजन हमारे घाव पर नमक की तरह है? यह कथन किसका है? बंगाल विभाजन हमारे घाव पर नमक की तरह, यह कथन किसका है? यह कथन है गोपाल कृष्ण गोखले था। ऑप्शन सी हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले था। ठीक है, सही आंसर सी है। 1857 के विद्रोह और उनसे संबंधित जो नेता हैं इनके बारे में कौन सा विकल्प गलत है? हजरत जो महल है इन्होंने लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। लियाकत अली खान ने इलाहाबाद में इसका नेतृत्व किया था। वजीर अली खान ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था गोरखपुर में और देवी सिंह ने मथुरा में किया था। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? गलत विकल्प का चयन करना और आपका सी हो जाएगा। गोरखपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व वजीर अली खान ने किया था, यह आपका गलत हो जाएगा। वजीर अली खान की अगर हम बात करें, इन्होंने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कहाँ पे किया था? तो इन्होंने वाराणसी में किया था, याद रखिएगा। वाराणसी में इन्होंने 1857 की विद्रोह का नेतृत्व किया था। और गोरखपुर में किसने किया था? गोरखपुर में गजाधर सिंह ने किया था। गजाधर सिंह ने। ठीक है, तो यही गलत है। बाकी तीनों विकल्प आपके सही हो जाएंगे, भी इंपॉर्टेंट याद रखिए। जैसे पहले कि क्या है कि जो क्वेश्चंस हैं, जैसे लखनऊ में किसने किया, फैजाबाद में किसने किया, कानपुर में किसने किया। ठीक है, ये क्वेश्चंस बहुत पूछ जाते हैं, लेकिन अभी इनका जो पूछने का एक वो है फ्रीक्वेंसी वो कम हो गई है। ठीक है, और अब जो नए नए क्षेत्रों में जो विद्रोह का नेतृत्व करा गया था उनसे क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक, तो याद रखिएगा जो वजीर अली खान है इन्होंने वाराणसी में इसका नेतृत्व किया था, गोरखपुर में गजाधर सिंह ने किया था, मथुरा में देवी सिंह ने किया था। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। द्वैध शासन का जनक लियोनिस कार्टिस को माना जाता है। वारेन हेस्टिंग के समय में श्वेत विद्रोह हुआ था। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही? और कार्नवालिस की समाधि है गाजीपुर में। तीनों विकल्पों में से बताना है कौन सा विकल्प सही है और कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। देखिए, इसका सही आंसर ये हो जाएगा, पहला दूसरा तो बिल्कुल सही है। जो द्वैध शासन का जनक माना जाता है भारत में उसे लियोनस कार्टिस को माना जाता है, बात बिल्कुल ठीक है। वारेन हेस्टिंग के समय में श्वेत विद्रोह हुआ था, ये बात भी आपका ठीक हो जाएगा। लेकिन जो यह कह सकते हैं कि गाजीपुर में जो समाधि है वो कार्नवालिस की समाधि नहीं है। ठीक है, गाजीपुर में कार्नवालिस की समाधि नहीं है। तो गाजीपुर की अगर हम बात करें, इसमें बताना कि हाँ सही। देखिए, इसमें अगर हम बात करें जो आपका सही आंसर है पहला और दूसरा हो जाएगा, तीसरा आपका गलत है। ठीक है, तीसरा आपका गलत हो जाएगा। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही है। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? मतलब विलियम बेटिक के समय में कौन सी जो घटनाएं हैं वो घटित हुई थी, ये आपको बताना है। सती प्रथा का उन्मूलन, दास प्रथा उन्मूलन और सिंध का विलय, कौन कौन से कार्य जो है इसमें हुए थे विलियम बेटिक के समय में? तो इसका जो सही आंसर ये हो जाएगा, सती प्रथा का उन्मूलन,
विलियम बेंटिक के समय में हुआ था। दास्ता उन्मूलन ये भी इसी के समय में हुआ था। लेकिन जो सिंध का विलय है यह विलियम बेंटिक के समय में नहीं हुआ था। सिंध का जो विलय किया गया था 1843 में, और इसका विलय किया था चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में हुआ था, और यह हुआ था एलनबरो के समय में, एलनबरो के समय में। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ए। मॉनक्रीफ आयोग का संबंध किससे है? मॉनक्रीफ आयोग का जो गठन किया गया था इसका संबंध किससे था? इसका गठन सिंचाई से संबंधित सुझाव देने के लिए इसका गठन किया गया था। और इसका गठन कब किया गया था? कर्जन के समय में इसका गठन किया गया था 1901 ईस्वी में। ठीक है, 1901 ईस्वी में। रैयतवाड़ी बंदोबस्त के बारे में कौन सा विकल्प सही नहीं है? इसमें किसान को भूस्वामी माना गया था, इसमें किसान को भूस्वामी माना गया था। लगान अदायगी के लिए सूर्यास्त कानून लाया गया था। इसकी शुरुआत तमिलनाडु के बराबर बारामहल जिले में की गई थी, और यह भारत के सर्वाधिक भूभाग पर लागू होने वाला बंदोबस्त था। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है, अर्थात कौन सही नहीं है? इसका जो सही आंसर है वो आपका बी हो जाएगा। ठीक है, इसमें किसानों को भूस्वामी माना गया था, मतलब जो बिचौलिए होते थे, सीधे रैयतवाड़ी मतलब सीधे रैयतों से संपर्क करना वो भू राजस्व के लिए। ठीक है, मतलब जो किसान थे उनसे सीधे संपर्क किया जाता था, और भूस्वामी जो है किसानों को ही माना जाता था। इसकी शुरुआत तमिलनाडु के बारामहल में करी गई थी, बात बिल्कुल ठीक है। और यह भारत के सर्वाधिक क्षेत्र या सर्वाधिक भूभाग पर लागू हुआ था, बात भी ठीक है। भारत के कुल भूभाग के 51% भाग पर इसको लागू किया गया था, ये बात याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। बाकी सूर्यास्त का जो नियम है किस पे लागू होता था? सूर्यास्त का नियम लागू होता था जो अस्थायी बंदोबस्त है उस पे सूर्यास्त का नियम लागू होता था। और इसका मतलब क्या होता था? देखिए, सूर्यास्त के नियम के अंतर्गत जैसे जो जमींदार होते थे जिनको लगान वसूली का अधिकार दिया गया था, उनको एक निश्चित समय के अंदर ऋण वसूली जो भू राजस्व है वसूली करके अंग्रेजों के पास जमा करना होता था। अगर वो ऐसा करने में असमर्थ हो जाते थे तो उनकी जमींदारी को नीलाम कर दिया जाता था, और उनकी जो संपत्ति होती थी वो उसको भी जब्त कर लिया जाता था। यह सूर्यास्त का नियम था। ठीक है, जैसे अंग्रेजों ने डिसाइड किया था कि 2 सूर्यास्त आपको टाइम दिया जाता है, 3 सूर्यास्त टाइम दिया जाता है। ठीक है, और उसके अंदर जो भू राजस्व है वसूल करके जमा कराना है सरकारी खजाने में, और अगर ऐसा नहीं कर पाते हो तो तुम्हारी जमींदारी नीलाम कर दी जाएगी और संपत्ति को जब्त कर लिया जाएगा। ठीक है, तो यह लागू किस पे था? यह लागू था अस्थायी बंदोबस्त पे, याद रखिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। तात्या टोपे के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है? इनका वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग। 1857 के विद्रोह में इन्होंने ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई का सहयोग किया था। ग्वालियर के पतन के बाद यह कानपुर चले गए थे। कौन सा विकल्प गलत है, आपको बताना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर है वो आपका ए हो जाएगा, तात्या टोपे। तात्या टोपे का वास्तविक, एक सेकेंड, इसमें क्या पूछे भैया, कौन सा विकल्प इसमें से सही नहीं है? तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था, बात बिल्कुल ठीक है था। तो और ग्वालियर में इन्होंने महारानी लक्ष्मीबाई का सहयोग किया था, ये बात भी ठीक है। और उसके बाद जो है ग्वालियर के पतन के बाद यह कानपुर चले गए थे। ग्वालियर के पतन के बाद यह कानपुर नहीं चले गए थे भैया, नेपाल चले गए थे। ठीक है, नेपाल चले गए थे, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक, ये गलत है, बाकी विकल्प आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, और वहीं पर जो है इनको जमींदार जो एक मतलब इनके दोस्त और जमींदार थे मान सिंह थे। ठीक है, मान सिंह, इन्होंने जो है विश्वासघात किया और अंग्रेजों को इसकी सूचना दे दी कि यह जो है कहाँ पे छिपे हुए हैं, और उसके बाद अंग्रेजों ने इनको गिरफ्तार करके फांसी दे दिया था। ठीक है, तो इनका जो मित्र था मान सिंह, इन्होंने गलती से क्या विश्वासघात करके इनको पकड़वा दिया था धोखे से, और उसके बाद इनको अंग्रेजों द्वारा फांसी दे दी जाती है। ठीक है, तो याद रखिएगा, यह कानपुर चले गए थे और कानपुर में इनको पकड़वा दिया गया था और फिर जो है इन्हें फांसी दे दी गई थी। तो पहला दूसरा सही, तीसरा गलत हो जाएगा। इसमें पूछा है कौन सा विकल्प सही नहीं है, कौन सा विकल्प सही नहीं है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन जो है कोई नहीं मैच करेगा। तो यहाँ पे होना चाहिए कि कौन सा विकल्प सही है, तो इस हिसाब से पहला और दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, एक बंद अर्थव्यवस्था में क्या शामिल होता है? न तो आयात होता है न निर्यात होता है, मतलब देश में उत्पादन होता है और देश में ही उपभोग होता है, इसको कहा जाता है बंद अर्थव्यवस्था। ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें तो भारतीय अर्थव्यवस्था 1991 से पहले एक बंद अर्थव्यवस्था थी। ठीक है, जिसमें भारत बाहरी देशों से ना ही कुछ आयात करता था और ना ही कुछ निर्यात करता था। ठीक है, और 1991 में उसके बाद आया आपका एलपीजी रिफॉर्म, जिसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय इंडियन इकोनॉमी को विदेशी बाजार के लिए खोल दिया गया। जो एलपीजी रिफॉर्म आया था, लिक्विडाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, सही आंसर इसका हो जाएगा डी। भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ जो ट्राइफेड है, ट्राइफेड का स्थापना कब किया गया था, आपको बताना है। ट्राइफेड का स्थापना जो है 1987 में हुआ था, और ट्राइफेड का स्थापना किस उद्देश्य से किया गया था?
जो जनजातीय प्रोडक्ट है, जनजातीय जो उत्पाद हैं, इनको इंडियन मार्केट में और उसके साथ साथ वैश्विक जो मार्केट है, विश्व मार्केट में इनको क्या करना, इनको बेचना और जो जनजातीय लोग हैं इनके जीवन स्तर में सुधार करना। ठीक है, तो इसी के माध्यम से इनके प्रोडक्ट बेचे जाते हैं, ट्राइफेड के माध्यम से। और स्थापना कब किया गया था? 1987 में। ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन से देश में आर्कटिक वृत्त, किस देश से होकर के आर्कटिक वृत्त नहीं गुजरती है? आइसलैंड, नॉर्वे, रूस या फिर स्वीडन? कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर ए हो जाएगा, आइसलैंड से होकर के आर्कटिक वृत्त नहीं गुजरती है। आर्कटिक वृत्त की अगर हम बात करें तो आर्कटिक वृत्त यूरोप के फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, रूस और रूस से होकर के गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, रूस। ठीक है, फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, रूस, स्वीडन, नॉर्वे और फिनलैंड। ठीक है, फिनलैंड जहां से आर्कटिक वृत्त होकर के गुजरती है। ठीक है, सही आंसर इसका ए हो जाएगा। बाकी आइसलैंड आर्कटिक वृत्त जो है इसके दक्षिण में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? कौन सा विकल्प गलत है? भूकंप के प्रारंभ होने के स्थान को भूकंप मूल कहा जाता है। भूकंपीय छाया क्षेत्र में पीत या प्राथमिक तरंगें अनुपस्थित रहती हैं। अधिक घनत्व वाले माध्यमों में भूकंपीय तरंगों का वेग बढ़ जाता है। एक ही समय पर भूकंप का अनुभव करने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को आइसोसीस्मल लाइन या आइसोसीस्मल ग्राफ कहा जाता है। कौन सा विकल्प इसके बारे में गलत है? गलत विकल्प का चयन करना है। ठीक है, देखिए इसकी अगर हम बात करें, जो एक ही समय में भूकंप का अनुभव करने वाले स्थानों को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा होती है उसको होमोसिस्मल लाइन कहा जाता है, न कि आइसोसिस्मल लाइन। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। आइसोसिस्मल लाइन नहीं बल्कि होमोसिस्मल लाइन कहा जाता है। ठीक है, इसे कहा जाता है होमोसिस्मल लाइन। होमोसिस्मल लाइन कहा जाता है। आइसोसिस्मल लाइन किसे कहते हैं? आइसोसिस्मल लाइन की अगर हम बात करें तो एक ही समय में जो तीव्रता है, भूकंप की जो तीव्रता है, इसको अनुभव कराने वाली जो लाइन होती है उसको आइसोसिस्मल लाइन कहते हैं। और जो एक ही समय में भूकंप का अनुभव कराता है वह होमोसिस्मल लाइन है। इसकी तीव्रता के बारे में जो जानकारी देता है वो आइसोसिस्मल लाइन है। ठीक है, तो यह जो है इसकी तीव्रता के बारे में जानकारी देता है और यह जो है भूकंप का अनुभव कराता है। यही आपका गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कारक प्रवाल कोरल रीफ की विकास में सहायक नहीं है? अवसाद मुक्त जल, सामान्य लवणता, गहरे सागरीय क्षेत्र, मानवीय क्रियाकलापों से मुक्त क्षेत्र। इसमें बताना है कौन सा विकल्प सही होगा। देखिए इसका जो सही आंसर है वो आपका सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। ठीक है, अवसाद मुक्त जल चाहिए, बात बिल्कुल ठीक है। ठीक, मतलब जल में अवसाद जो गंदगी होती है वो नहीं होनी चाहिए। सामान्य लवणता ऐसा ना हो कि बिल्कुल भी लवणता ना हो, लवणता होनी चाहिए लेकिन एक मिनिमम स्तर पे होनी चाहिए। ठीक है, जिसमें प्रवाल भित्तियां अपना ग्रो कर सकें, तो लवणता चाहिए। मानवीय क्रियाकलापों से मुक्त क्षेत्र होना चाहिए। मानवीय क्रियाकलापों से मुक्त का क्षेत्र का मतलब क्या है? जैसे अगर मानवीय एक्टिविटी ज़्यादा हो रही है, वहाँ पे मछली पकड़ा जा रहा है या फिर से अन्य एक्टिविटियाँ की जा रही हैं, तो उससे क्या होगा? प्रवाल क्षरण होगा, प्रवाल विरंजन की घटना देखने को मिलेंगी। ठीक है, और जो गहरा सागर है यहाँ पे यह प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है, सहायक नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर हम बात करें तो गहरे सागर मुख्य रूप से इनको जो है जहाँ सूर्य का प्रकाश आता है वहीं पे प्रवाल भित्तियां अपना ग्रो करती हैं। और सूर्य का प्रकाश मतलब कह सकते हैं कि जो समुद्र या जल का जो स्तर होता है इससे लेकर के 200 मीटर के अंदर तक प्रवाल भित्तियां मुख्य रूप से अपना अच्छे से ग्रो करती हैं, क्योंकि यहाँ तक जो सूर्य का प्रकाश है वो अच्छे से पहुंचता है। ठीक है, तो सही आंसर इसका सी हो जाएगा। भू विक्षेपण पवन की कौन सी विशेषता होती है? भू विक्षेपण पवन की विशेषता की बात करें तो इसकी विशेषता है समदाब रेखाओं के समानांतर बहने वाले पवन। समदाब रेखाओं के समानांतर बहने वाले पवनों को भू विक्षेपण पवन कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के संबंध में कौन सा एक विकल्प गलत है? इनका जो विकास है सिर्फ गर्म सागरों में होता है, भूमध्य रेखा पर उत्पन्न नहीं होती है, समानता इनकी दिशा पूर्व से पश्चिम होती है और इनका प्रभाव क्षेत्र शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की तुलना में अधिक होता है। इनका प्रभाव क्षेत्र शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की तुलना में अधिक होता है। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों में। तो आपको बताना है कौन सा विकल्प इसमें से गलत है। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। देखिए उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों का जो क्षेत्र है वो सीमित होता है, इसका दायरा कम होता है, लेकिन जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात है यह व्यापक स्तर पे और अधिक क्षेत्र को प्रभावित करती हैं। तो यही क्या हो जाएगा, यही आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, बाकी उष्ण कटिबंधीय चक्रवात यह गर्म सागरों पर इनका विकास होता है, बात बिल्कुल ठीक है। और भूमध्य रेखा पर यह उत्पन्न नहीं होते, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। क्यों? क्योंकि भूमध्य रेखा पर शांत क्षेत्र पाया जाता है जहाँ पे चक्रवात उत्पन्न होने की जो विशिष्ट दशाएं पाई जाती हैं वो भूमध्य रेखा पर नहीं मिलती हैं। तो ये बात भी आपका ठीक है। और इनकी दिशा पूर्व से पश्चिम होती है, ये बात भी आपका ठीक हो जाएगा। ठीक है, इसमें गलत पूछा है तो आपका डी है, डी।
लिलोर झील के बारे में देखिए किस राज्य में स्थित है। लिलोर झील जो है किस राज्य में है? लिलोर झील स्थित है बरेली में, ऑप्शन सी हो जाएगा। बरेली में स्थित है लिलोर झील, ठीक है, बरेली में लिलोर झील है। संविधान के अनुच्छेद 20 के तहत दिए गए रक्षोपायों के संदर्भ में देखिए, नागरिक दायित्व और कर देयता पूर्व व्यापी रूप से लगाए जा सकते हैं। दोहरी क्षति के विरुद्ध सुरक्षा का मामला न्यायिक अधिकरण में नहीं उठाया जा सकता है। इसमें बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका जो सही आंसर है ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। नागरिक दायित्व और कर देयता पूर्व व्यापी रूप से लगाया जा सकता है। दोहरी क्षति के विरुद्ध सुरक्षा का मामला न्यायिक अधिकरण में नहीं लगाया जाए। दोहरी क्षति के विरुद्ध सुरक्षा का जो मामला है या न्यायिक अधिकरण में नहीं उठाया जा सकता है, बात भी बिल्कुल ठीक है। न्यायिक जो ट्रिब्यूनल्स वगैरह होते हैं वहां पे नहीं उठाया जा सकता। जैसे क्या है, अनुच्छेद 20 में कहा गया है ना कि दोहरे दंड की मनाही करी गई है कि किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए दोहरा दंड नहीं दिया जाएगा। दोहरे दंड का मतलब क्या होता है? जैसे एक ही अपराध के लिए जो है, एक ही अपराध के लिए 2 बार दंडित करना, ठीक है। लेकिन इसमें जो अधिकारी वगैरह होते हैं जो गवर्नमेंट जॉब में होते हैं उनको दोहरा दंड दिया जा सकता है। इसका मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए किसी के द्वारा कोई जुर्म किया गया है तो हो सकता है कि उसको 1 वर्ष की सजा भी हो, 1 वर्ष की सजा भी हो। और अगर वो जॉब कर रहा है तो ये भी हो सकता है कि उसकी जॉब चली जाए, ठीक है, उसकी नौकरी जो हो चली जाए, तो ये दोहरा दंड हुआ। एक तो उसको सजा मिली, दूसरी उसकी नौकरी चली गई, तो ये दोहरा दंड है। तो इन लोगों को दिया जा सकता है। लेकिन दोहरा दंड जो है, अगर ये कहें कि समान लोगों को और जो है फौजदारी मामले में मतलब आपराधिक मामले में इनको दोहरा दंड दिया जाए तो वो पॉसिबल नहीं है। और नागरिक दायित्व और देयता यह पूर्व रूप से लगाए जा सकते हैं, बात बिल्कुल ठीक है। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी कैबिनेट समिति की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा करी जाती है? किसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री करते हैं, आपको बताना है। इसका जो सही आंसर आपका डी हो जाएगा। संसदीय कार्य समिति की अध्यक्षता गृह मंत्री के द्वारा की जाती है, संसदीय कार्य मंत्री की। सही आंसर इसका डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। मंत्री समूह द्वारा लिए गए निर्णयों की मंत्रिमंडल द्वारा समीक्षा नहीं की जा सकती है। मंत्री समूह एक अस्थायी निकाय है जो कार्य पूरा होने के बाद भंग कर दिया जाता है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वो आपका बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? मंत्री समूह एक अस्थायी निकाय है जो कार्य पूरा होने के बाद भंग कर दिया जाता है। मंत्री समूह द्वारा लिए गए निर्णय की मंत्रिमंडल द्वारा समीक्षा नहीं की जा सकती, गलत है। क्यों नहीं समीक्षा करी जाएगी? तो पहला तो वैसे ही गलत हो जा रहा है, ठीक है। और जो मंत्री समूह द्वारा लिए गए निर्णय है इसकी मंत्रिमंडलीय समीक्षा करती है, बिल्कुल करेगी। और मंत्री समूह का जो होते हैं मंत्रियों का जो मंत्री समूह है यह एक अस्थायी निकाय होता है। जिस उद्देश्य के लिए इसका गठन किया जाता है उस उद्देश्य की पूर्ति के बाद इसको भंग कर दिया जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। स्थगन सदन की बात देखिए, स्थगन सदन की बैठक को समाप्त करता है, सत्रावसान सदन के सत्र को समाप्त करता है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका सही आंसर सी हो जाएगा। स्थगन जो है यह सदन यह बैठक को समाप्त करेगा। जैसे कोई बैठक है, ठीक है, कोई बैठक है तो उसको स्थगित कर देना कि अभी ये स्थगित किया जाता है, बाद में इसकी बैठक करी जाएगी, तो यह उस बैठक को समाप्त करेगा। बात बिल्कुल। सत्रावसान मतलब उस सत्र का अवसान कर देना, उस सत्र को ही समाप्त कर देना, ठीक है। जैसे मान लीजिए अभी मानसून सत्र चल रहा है या फिर से बजट सत्र चल रहा है, ठीक है, और उसमें कुछ ऐसी मतलब ऐसी कुछ हरकतें हो गई या फिर से ऐसा कुछ विकट परिस्थिति आ गई है जिसके बाद इस पूरे सत्र को ही अवसान कर दिया जाता है। तो सत्रावसान उस पूरे सत्र को समाप्त करता है, जबकि स्थगन जो है उस बैठक को समाप्त करता है। दोनों विकल्प सही हो जाएगा। नवनिर्वाचित लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर के बारे में देखिए। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति पिछली लोकसभा के स्पीकर के द्वारा करी जाती है, इसमें सही बताना है। और प्रोटेम स्पीकर पिछली लोकसभा का वरिष्ठतम सदस्य होना चाहिए। प्रोटेम स्पीकर के पास लोकसभा अध्यक्ष की सीमित शक्ति होती है। लोकसभा द्वारा लोकसभा अध्यक्ष चुने जाने पर प्रोटेम स्पीकर का पद स्वतः समाप्त हो जाता है। कौन सा विकल्प इसमें से सही है? इसका जो सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर डी हो जाएगा, चौथा सही है। प्रोटेम स्पीकर का जो गठन है इसकी जो नियुक्ति की जाती है, क्यों की जाती है? जो लोकसभा के सदस्य हैं उनको शपथ दिलाने के लिए प्रोटेम स्पीकर की क्या की जाती है? नियुक्ति की जाती है। और ये लोकसभा के सदस्यों में से ही किसी वरिष्ठतम सदस्य को प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है, ठीक है। और प्रोटेम स्पीकर के पास लोकसभा अध्यक्ष की सीमित शक्ति होती है, बात बिल्कुल गलत है। प्रोटेम स्पीकर पिछली लोकसभा के वरिष्ठतम नहीं, उसी लोकसभा के जो वरिष्ठतम सदस्य हैं उनको प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। और इनकी नियुक्ति की जो करी जाती है, इनको जो शपथ दिलाया जाता है वह राष्ट्रपति के द्वारा दिलाया जाता है। ये बात भी आपका गलत हो जाएगा। सही आंसर इसका डी है, इसका सही आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। राष्ट्रपति नियुक्ति करता है और जो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य उसमें वरिष्ठतम सदस्य को बनाया जाता है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और लोकसभा द्वारा लोकसभा अध्यक्ष चुने जाने पर प्रोटेम स्पीकर का पद स्वतः समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह विधेयक जो लोकसभा में विचाराधीन है लेकिन राज्यसभा द्वारा पारित नहीं किया गया है, लोकसभा भंग होने पर समाप्त हो जाता है।
वह विधेयक जो राज्यसभा में विचाराधीन है लेकिन लोकसभा द्वारा पारित नहीं किया गया है, लोकसभा के भंग होने पर समाप्त हो जाता है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका जो सही आंसर ए हो जाएगा, पहला सही दूसरा गलत है। मान लीजिए कोई विधेयक लोकसभा में पेश किया गया, लोकसभा के द्वारा पारित करके राज्यसभा में भेजा गया है लेकिन राज्यसभा में अभी लंबित है और लोकसभा का जैसे विघटन होगा वो विधेयक समाप्त हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए लोकसभा के द्वारा कोई विधेयक पारित कर दिया गया है और राज्यसभा के पास भेजा गया है, लोकसभा के विघटन के बाद वो विधेयक समाप्त हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद मान लीजिए कि कोई विधेयक है जो राज्यसभा में पेश किया गया है, राज्यसभा में पारित हो गया है और यह लोकसभा में लंबित है, तो लोकसभा के विघटन के बाद ऐसे विधेयक समाप्त नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि उसे राज्यसभा के द्वारा पारित किया गया है और राज्यसभा एक अस्थायी सदन है जिसका विघटन नहीं होता है। याद रखिएगा, ये इसका सही हो जाएगा, पहला सही है दूसरा गलत है। भारतीय संसदीय प्रणाली की परंपराओं के संदर्भ में विहिप सचेतक, विहिप जो है इसका क्या मतलब है आपको बताना है। विहिप या सचेतक एक साधन जिसके माध्यम से सदन में पार्टी सदस्य को निर्देश दिया जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए सभी पार्टी जो होती हैं, सभी जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनका एक विहिप होता है, एक दिशा निर्देश होता है जो उनके सदस्यों को, जिसका जो है उनके सदस्यों को पालन करना अनिवार्य होता है। ठीक है, और अगर जो है उनके सदस्य उस विहिप या उस सचेतक का पालन नहीं करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि इन्होंने इसका जो विहिप है इसका उल्लंघन किया है और इस आधार पर उनकी सदस्यता को समाप्त भी करा जा सकता है। तो सही आंसर भी हो जाएगा। मतलब जो है किसी पार्टी के सदस्य द्वारा उस पार्टी द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का अगर वह अनुपालन नहीं करता है तो उसे जो है विहिप का उल्लंघन माना जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। लोकसभा एक गैर अस्थायी सदन है और इसके कार्यकाल की समाप्ति पर इसे भंग कर दिया जाता है। राज्यसभा स्थायी सदन है लेकिन राष्ट्रपति की सिफारिश से इसे भंग किया जा सकता है। कौन सा विकल्प इसमें से सही नहीं है? गलत विकल्प का चयन करना और वो आपका भी हो जाएगा दूसरा। राज्यसभा किसी भी कंडीशन में किसी भी परिस्थिति में भंग नहीं किया जा सकता है, यह एक अस्थायी सदन होता है, तो दूसरा गलत है, बाकी पहला सही है। लोकसभा के विघटन से लंबित विधेयकों पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में देखिए। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक लेकिन जिस पर राष्ट्रपति की सहमति लंबित है समाप्त नहीं होता है, बात बिल्कुल ठीक है। दोनों सदनों के द्वारा पारित हो गया लेकिन राष्ट्रपति के पास लंबित है तो ऐसे विधेयक समाप्त नहीं होते हैं। और संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक लेकिन जिसे सदन के पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति द्वारा लौटाया गया है समाप्त नहीं होता है। बताइए दोनों में से कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? इसका जो सही आंसर वो आपका सी हो जाएगा, दोनों विकल्प सही है। ठीक है, दोनों विकल्प सही हो जाएगा। भारतीय संसदीय प्रणाली में लेमडक सत्र क्या होता है? लेमडक सत्र किसे कहते हैं? भारतीय संसदीय प्रणाली में लेमडक सत्र मौजूदा लोकसभा का अंतिम सत्र। सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए अभी चुनाव हुआ और चुनाव के बाद वर्तमान जो सरकार है उसे मेजोरिटी नहीं मिली और वह चुनाव हार चुकी है। ठीक है, लेकिन ये सरकार का जो गठन होना है उसमें अभी 4 महीने 2 महीने बाकी हैं, चुनाव हो गया है, तो अभी जो सत्र चल रहा है उसको लेमडक सत्र कहा जाएगा। और ऐसा क्यों कहा जाएगा? क्योंकि वर्तमान सरकार जो है यह जो नई लोकसभा का जो गठन हुआ है इसमें यह हार चुकी है। ठीक है, तो मौजूदा लोकसभा का जो अंतिम सत्र होता है उसको कहते हैं क्या? लेमडक सत्र, ऑप्शन डी। संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। धन विधेयक को छोड़ करके संयुक्त बैठक को सभी तरह के विधेयक के लिए बुलाया जा सकता है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका जो सही आंसर है, धन विधेयक को छोड़ करके संयुक्त बैठक को सभी तरह के विधेयक के लिए बुलाया जा सकता है। बताइए कि इसका पास कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? देखिए इसकी अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा आपका पहला, दूसरा सही है, तीसरा गलत है। तीसरा गलत क्यों है? क्योंकि धन विधेयक को अगर छोड़ दिया तो इसमें संविधान संशोधन विधेयक भी तो आता है। तो क्या संविधान संशोधन विधेयक पे संयुक्त बैठक बुलाया जाता है? बिल्कुल नहीं बुलाया जाता है। इस पे जो है दोनों सदन जो है इनकी शक्तियां समाप्त होती हैं और इस पे अगर असहमति हुआ तो मान के चलिए कि वो विधेयक ही समाप्त हो गया, कोलैप्स कर गया। ठीक है, तो इस पे संयुक्त बैठक नहीं बुलाया जाता है। पहला दूसरा सही, तीसरा गलत है। भारतीय संसदीय प्रणाली के बारे में देखिए, इसमें जो प्रस्ताव और संकल्प है इनके बारे में कौन सा विकल्प सही है? प्रत्येक संकल्प, प्रत्येक जो रिजोल्यूशन है एक विशेष प्रकार का प्रस्ताव मोशन होता है और सभी संकल्पों को आवश्यक रूप से सदन की स्वीकृति के लिए रखा जाता है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, दोनों विकल्प सही है, दोनों विकल्प सही हो जाएगा। धन विधेयक के बारे में देखिए, लोकसभा धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा की सिफारिश को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं होती है। राष्ट्रपति या तो धन विधेयक के लिए अपनी सहमति दे सकता है या फिर इसे पुनर्विचार के लिए संसद को वापस कर सकता है। कौन सा विकल्प इसमें सही होगा? इसका जो सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ये हो जाएगा। इसमें क्या कह रहा है कि लोकसभा धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा की सिफारिश को स्वीकार करने के लिए बात नहीं है, बात बिल्कुल ठीक है। राष्ट्रपति या तो धन विधेयक के लिए अपनी सहमति दे सकते हैं, पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं, गलत है। राष्ट्रपति जो है धन विधेयक को इस पर असहमति व्यक्त करता है। ठीक है, इस पर जो है असहमति व्यक्त कर सकता है लेकिन पुनर्विचार के लिए वापस
नहीं लौटा सकता है। क्यों? क्योंकि धन विधेयक जो पेश किया जाता है राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति, पूर्व सहमति से ही पेश किया जाता है। ठीक है, तो पुनर्विचार का कोई सवाल ही नहीं होता है। तो पहला सही है, दूसरा गलत। कौन संसदीय प्रणाली की कमियां हैं? कार्यकाल पूरा होने की गारंटी नहीं है, दीर्घकालीन नीतियों के निर्माण और कार्यान्वयन के लिए सीमित गुंजाइश होती है, मंत्रिमंडल विधायिका के साथ साथ कार्यपालिका के नेता के रूप में कार्य करता है, नए चुनाव के बिना वैकल्पिक सरकार का गठन किया जाता है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका जो सही आंसर वो आपका ए हो जाएगा। पहला, दूसरा, तीसरा सही, चौथा गलत है। नए चुनाव के बिना वैकल्पिक सरकार का गठन किया जाता है, ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है भारतीय संविधान में। बाकी यह कार्यकाल पूरा होने की गारंटी नहीं, बात बिल्कुल ठीक है। दीर्घकालीन नीतियों के निर्माण और कार्यान्वयन के लिए सीमित गुंजाइश, और ऐसा क्यों है? देखिए, जैसे मान लीजिए वर्तमान सरकार जो है यह टारगेट लेकर चलती है 2040 का टारगेट लेकर चलती है, 2047 का टारगेट लेकर चलती है, लेकिन इस सरकार के अस्तित्व कब तक है इसे खुद ही नहीं पता है। ठीक है, किसके बाद जो चुनाव होगा उसमें सरकार सत्ता में आएगी नहीं आएगी ये पता नहीं है, लेकिन इनकी जो नीतियां हैं या लंबे अंतराल की, मतलब 2047 तक 40 तक की नीतियां बना करके चल रहे हैं, लेकिन इनका खुद का जो है एक क्या है, खुद का कोई अस्तित्व नहीं है कि इनका अस्तित्व कब तक है। तो ये बात भी आपका ठीक हो जाएगा। मंत्रिमंडल विधायिका के साथ साथ कार्यपालिका के नेता के रूप में कार्य करते, बात बिल्कुल सही है। जो विधायिका के मंत्री होते हैं वही तो कार्यपालिका के नेता के रूप में कार्य करते हैं, तो तीनों बात बिल्कुल सही हो जाएगा, लेकिन चौथा गलत है। भारत में केंद्र शासित प्रदेश के गठन के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारण है? राजनीतिक और प्रशासनिक विचार, सांस्कृतिक विशिष्टता, सामरिक महत्व, पिछड़े और आदिवासी समुदायों की उपस्थिति। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका जो सही आंसर डी हो जाएगा। चारों विकल्प सही है, चारों विकल्प इसका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा संसदीय शासन प्रणाली को अपनाने का कारण नहीं है? अपनाने का कारण नहीं है। संविधान निर्माता इस प्रणाली से परिचित थे, संविधान निर्माताओं ने उत्तरदायित्व की अपेक्षा स्थिरता को अधिक महत्व दिया, संविधान निर्माता विधायिका और कार्यपालिका के बीच टकराव से बचना चाहते हैं, संविधान निर्माता भारतीय समाज के सभी वर्गों का अधिक से अधिक प्रतिनिधित्व चाहते हैं। कौन सा विकल्प इसके बारे में गलत है? इसका सही आंसर भी हो जाएगा। संविधान निर्माताओं ने उत्तरदायित्व की अपेक्षा स्थिरता को अधिक महत्व दिया, गलत है। स्थिरता की तुलना में उत्तरदायित्व को महत्व दिया है। ठीक है, भारतीय संविधान में दिया गया है, तो सही आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, बी हो जाएगा, याद रखिएगा। इसमें अगर हम बात करें तो इसमें जो है स्थिरता की अपेक्षा उत्तरदायित्व को अधिक महत्व दिया गया है, और ये आपका गलत है। अब वित्तीय आपातकाल के बारे में देखिए, राष्ट्रपति इसकी घोषणा कर सकता है यदि वह संतुष्ट हो जाए कि भारत में वित्तीय स्थिरता जो है खतरे में है। राष्ट्रपति की संतुष्टि अंतिम होती है, राष्ट्रपति की संतुष्टि अंतिम होती है और निर्णायक होती है, और किसी भी न्यायालय में इसे चुनौती नहीं दी जा सकती है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही होगा? इसका जो सही आंसर ये हो जाएगा। पहला सही लेकिन दूसरा गलत है कि किसी भी न्यायालय में इसे चुनौती नहीं दी जा सकती है, गलत है। अगर जो है संविधान का उल्लंघन करके या फिर औचित्यपूर्ण तरीके से इसे लागू किया गया है तो इसका जो है संविधान में इसको चुनौती दी जा सकती है, और संविधान कह रहे हैं, न्यायालय में इसको चुनौती दी जा सकती है, और न्यायालय द्वारा इसकी न्यायिक समीक्षा भी करी जा सकती है। तो सही आंसर ये हो जाएगा। जीन थेरेपी के बारे में देखिए, कौन सा विकल्प सही है? भारत में जर्म लाइन जीन थेरेपी निषिद्ध है। जर्म लाइन जीन थेरेपी को पीढ़ी दर पीढ़ी प्रसारित किया जा सकता है। दैहिक कोशिका जीन थेरेपी बाद की पीढ़ियों में स्थानांतरित नहीं होती है। कौन सा विकल्प इसमें से सही है? फूड के हिसाब से सही आंसर का चयन करना है, और इसका जो सही आंसर वो आपका डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। तीनों विकल्प सही है, तीनों विकल्प सही है। WHO के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग हैं? उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग कौन है? डेंगू, चागास, रोहा अर्थात ट्रेकोमा, HIV एड्स या फिर याज। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका, देखिए इसमें आपका डेंगू आ जाएगा, बिल्कुल डेंगू है, और आपका चागोस भी है, और HIV भी है, HIV है नहीं, HIV नहीं है, और इसमें आपका रोहे, ट्रेकोमा है और याज है, ये सभी आ जाएंगे, लेकिन इसमें HIV नहीं आता है। तो सही आंसर 1 3 4 5 1 3 4 5 1 3 4 5 ऑप्शन सी। स्रोत और प्रक्रिया के आधार पर हाइड्रोजन को संघ कोड द्वारा वर्गीकृत किया जाता है, किस रूप में किया जाता है आपको बताना है। ठीक है, देखिए इसकी अगर हम बात करें, यह हाइड्रोजन जीवाश्म ईंधन से उत्पादित हाइड्रोजन वर्तमान में सबसे अधिक इसी हाइड्रोजन का उत्पादन हो रहा है। ब्लू हाइड्रोजन कार्बन कैप्चर और भंडारण विकल्पों के साथ साथ जीवाश्म ईंधन से उत्पन्न हाइड्रोजन को ब्लू हाइड्रोजन कहा जाता है। ग्रीन हाइड्रोजन अक्षय ऊर्जा स्रोत से उत्पन्न होता है। तीनों विकल्प सही हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन NSFM यह चावल गेहूं दलहन उत्पादन बढ़ाने के लिए 2007 से 8 में प्रारंभ किया गया था। NSFM 2014-15 में तिलहन व पाम ऑयल को भी इसमें शामिल कर दिया गया। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर भी हो जाएगा। दूसरा सही है, पहला गलत है। ठीक है, दूसरा सही है, पहला गलत है। क्यों? क्योंकि इसकी जो शुरुआत की गई थी मुख्य रूप से, इसकी जो शुरुआत की गई थी तत्कालीन खाद्यान्न मुख्य रूप से चावल गेहूं दलहन के स्रोत में उत्पादन बढ़ाने के लिए
बढ़ाने, एक सेकंड, कौन इसमें सही नहीं है ये पूछ रहा है ना। तो 2007-8 में इसकी शुरुआत की गई थी, गेहूं दलहन चावल को बढ़ाने के बाद, बिल्कुल ठीक है। और इसमें जो अगर हम बात करें मोटे अनाजों को जो शामिल किया, पॉम ऑयल और तिलहन को जो शामिल किया गया 2014-15 में नहीं, बल्कि इसे शामिल किया गया 2019-20 में, 2019-20 में, ठीक है। तो पहला सही हो जाएगा, दूसरा गलत है। भारत में लघु उद्योगों की परिभाषा किस पर आधारित है? लघु उद्योगों की परिभाषा जो है भारत में, वह मशीनों और उपस्करों में निवेश पर आधारित है, ठीक है। मतलब उसमें निवेश किया जाता है, मशीनों का जो आकार है वो कैसा है, मतलब छोटे मशीनों का उपयोग किया जाए किसी भी चीज के प्रोडक्शन के लिए, फिर बड़ी बड़ी मशीनें लगाई गई हैं, इससे पता चलता है कि वो लघु उद्योग है कि बृहद उद्योग। हाल ही में चर्चित काली वैली आर्द्रभूमि किस राज्य में स्थित है? काली वैली आर्द्रभूमि तमिलनाडु में, ऑप्शन डी हो जाएगा। भारतीय वन्यजीव बोर्ड की स्थापना 1985 में किया गया था और इसकी स्थापना वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत किया गया था। भारतीय वन्यजीव बोर्ड की अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर डी हो जाएगा। तीनों विकल्प सही है, तीनों विकल्प भारतीय वन्यजीव बोर्ड के बारे में सही है। राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो NBPCR की स्थापना 1976 में की गई थी। यह राष्ट्रीय स्तर पर पौधों के अनुवांशिक संसाधनों के प्रबंधन के लिए एक नोडल एजेंसी है। कौन सा विकल्प सही होगा? इसका सही आंसर सी है, दोनों विकल्प सही हो जाएगा। याद रखिएगा, स्थापना 1976 में किया गया था राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो का। सागरीय नीतल, सागरीय नीतल पर पाए जाने वाले जीव समुदाय को किस समूह के अंतर्गत रखा गया? देखिए आपको बताया भी गया था पूरा बना करके कि जो ऊपर पाए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है, जो नीचे रहते हैं उनको क्या कहा जाता है, ठीक है। बताइए क्या कहा जाता है? जो समुद्र के निचले सतह पर पाए जाते हैं इनको कहा जाता है क्या? इनको कहा जाता है बेंथोस या बेंथस, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। केशिका जल मिट्टी के कणों के बीच के रिक्त स्थानों में पाया जाता है। इस जल का पौधे अपनी जड़ों द्वारा आसानी पूर्वक अवशोषण नहीं कर पाते हैं। कौन सा विकल्प इसमें गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपको ऑप्शन दूसरा गलत है। इस जल का पौधे अपनी जड़ों के द्वारा आसानी पूर्वक अवशोषण नहीं कर पाते हैं, गलत है। बिल्कुल इजीली इनका अवशोषण कर लेते हैं, तो यही आपका गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक परजीवी पौधे का गुण नहीं है? ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। इसमें पर्णहरिम पाया जाता है। इनका पृथ्वी से कोई संबंध नहीं होता है। कुछ पौधे आंशिक रूप से भी परजीवी होते हैं। इसमें बताना है परजीवी पौधे के गुण कौन इसमें से नहीं है। इसका जो सही आंसर बी है, इसमें पर्णहरिम पाया जाता है। अगर ये पर्णहरिम पाया जाता तो अपना भोजन स्वयं बना पाते क्लोरोफिल की मदद से, ठीक है, लेकिन इसमें नहीं पाया जाता है तो कहाँ से बना पाएंगे? तो यही आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। जिस कार्य दूसरे पर क्या होते हैं, निर्भर होते हैं। किस क्रिया के तहत जब दोनों सहयोगी समान रूप से लाभान्वित होते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? ये भी क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। मतलब किसी को भी हानि नहीं होती है तो उसको क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है सहोपकारिता, ठीक है। इसको सहोपकारिता कहा जाता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सहोपकारिता में दोनों को लाभ होता है और किसी के ऊपर भी नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। कुरिंगा पूर्वी गोदावरी और कृष्णा, कुरिंगा पूर्वी गोदावरी कृष्णा कच्छ वनस्पति स्थल किस राज्य में स्थित है? कुरिंगा पूर्वी गोदावरी कृष्णा या किस राज्य में स्थित है? ये कच्छ वनस्पतियां सभी जो है आंध्र प्रदेश में है, बी हो जाएगा। राष्ट्रीय वन्यजीव एक्शन प्लान, राष्ट्रीय वन्यजीव एक्शन प्लान कौन जारी करता है? राष्ट्रीय वन्यजीव एक्शन प्लान जारी किया जाता है केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा, ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। और पहली बार इसे कब जारी किया गया था? पहली बार इसे जारी किया गया था 1983 में भी रखिएगा, ठीक है। राष्ट्रीय वन्यजीव एक्शन प्लान सबसे पहले 1983 में केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी किया गया था। सोडियम क्लोराइड के बारे में कौन सा विकल्प इसमें से सही है? सोडियम क्लोराइड का जो उपयोग है किस रूप में किया जाता है? मानव आहार के एक भाग के रूप में, आचार के परीक्षण में, मांस और मछली के संरक्षण में, या उपरोक्त में से सभी? इसका सही आंसर डी हो जाएगा। इन सभी में इसका उपयोग किया जा सकता है। पीतल किसका मिश्रण है? इसको आप पीटीजे पीतल जो है तांबा जस्ता किसमें दिया है? तांबा जस्ता, ठीक है। इसको ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। पीटीजे या पीतल जो है तांबा जस्ता का मिश्रण है, ऑप्शन है। जल की बूंदों से कैसे इंद्रधनुष बनता है, यह बताना है। जल की बूंदों से इंद्रधनुष कैसे बनता है? देखिए इसकी बूंदों से प्रकाश का जो प्रतिबिंबन है और अपवर्तन है, इसके द्वारा ही जो हमें इंद्रधनुष है वो देखने को मिलता है, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा। किसी परिपथ में विद्युत प्रवाह किसके द्वारा संभव होता है? किसी भी परिपथ में अगर विद्युत का प्रवाह हो रहा है तो इलेक्ट्रॉनों की गति के माध्यम से ही होता है। अगर इलेक्ट्रॉनों की गति हो रही फ्रीक्वेंशियली, जितनी तेजी से होगी विद्युत का प्रवाह उतनी ही तीव्र गति से होगा, ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में से किस भौतिक मात्राओं की इकाई एक समान होती है? किस भौतिक मात्राओं की इकाई एक समान होती है? यह आपका कार्य और ऊर्जा है, ऑप्शन ए हो जाएगा, कार्य और ऊर्जा, ठीक है। कार्य और ऊर्जा है। और इसकी अगर हम बात करें, किसी भी वस्तु पर किए गए जो कार्य होते हैं, इस पर जो लगाई गई माप होती है, ठीक है, बल जो लगाया जाता है और बल के विस्थापन के जो गुणनफल होते हैं, ठीक है। और ये जो है दोनों क्या है, यह अदिश राशि है और इसका जो एसआई मात्रक है जूल होता है, ठीक है। किसी वस्तु के द्वारा
कार्य करने की क्षमता या किसी वस्तु में निहित ऊर्जा पर निर्भर करता है, या किस पे निर्भर करता है, यह निर्भर करता है कार्य करने वाली वस्तु की स्थिति और उसकी अवस्था। कार्य करने वाली वस्तु जो है उसकी स्थिति क्या है और उसकी अवस्था क्या है। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक मुख्य रूप से मृत कोशिकाओं से बना है? कौन सा उत्तक मृत कोशिकाओं से बना है? यह आपका जाइलम है। ठीक, ऑप्शन है जाइलम। बाकी पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, एरेनकाइमा ये सभी जो है किससे बने? ये सभी जीवित कोशिकाओं से बने। बाकी जाइलम मृत कोशिकाओं से बना है, ये हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन मुख्य रूप से शरीर कोशिकाएं की दो परतों से बना है? कौन जो है शरीर कोशिकाओं की दो परतों से बना है? इसका सही आंसर डी हो जाएगा, हाइड्रा। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मार्सुपियल्स का उदाहरण है? मार्सुपियल्स का उदाहरण क्या है? आपका कंगारू है, जो अपने बच्चे को थैलों में पालते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा कंगारू। ठीक है। पाचन तंत्र में मौजूद जठररस में निम्नलिखित कौन सा अम्ल शामिल होता है? जठररस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? जठररस में पाया जाता है HCl। ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, HCl। एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स, एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स जो है इसके बारे में देखिए। इसका स्राव किस अंग से होता है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स का इसका स्राव होता है किडनी से। ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, एंटी डायूरेटिक जो आपका ADH है, ADH इसका स्रावण कहाँ से होता है? तो यह आपके किडनी से होता है, यार किडनी से। ठीक है, ऑप्शन बी। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर OCR किसका एक उदाहरण है? OCR है इनपुट डिवाइस है। OCR एक इनपुट डिवाइस है। इथोलॉजी जीवन के नियमों का अध्ययन, बायोनिक्स जीवधारियों व वातावरण के साथ अध्ययन होता है। एनाटॉमी आंतरिक संरचना का अध्ययन होता है। और पेलिनोलॉजी या पादप रोगों का उपचार है। कौन सा विकल्प इसमें सही सुमेलित है? इसका जो सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा एनाटॉमी या आंतरिक संरचनाओं का अध्ययन करता है। बात बिल्कुल ठीक है। बाकी जो अगर हम बात करें, बाकी जो दिया गया इथोलॉजी या मानव व सभी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है इथोलॉजी के अंतर्गत। बायोनिक्स या जैविक में होने वाले कार्य गुण एवं उसकी जो पद्धति है उसका अध्ययन करता है बायोनिक्स। और जो आपका पेलिनोलॉजी है या पराग कणों का अध्ययन किया जाता है पेलिनोलॉजी के अंतर्गत। इसमें सही आंसर सी है, यही बस सही है। चाय और कॉफी में पाया जाने वाला कैफीन या पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? या प्राप्त होता है, देखिए यह कह सकते हैं कि बीज से भी प्राप्त होता है और पत्ती से भी। जैसे अगर चाय की बात करेंगे तो चाय में पत्ती से प्राप्त होता है, और कॉफी में बात करेंगे तो बीज से प्राप्त होता है। तो बी और डी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नाइट्रेला मलेरिया उन्मूलन, क्लोरेला प्रकाश संश्लेषण की खोज। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका जो सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों विकल्प सही सुमिलित हैं। नाइट्रेला जो है या मलेरिया उन्मूलन में इसका उपयोग किया जाता है, और क्लोरेला या प्रकाश संश्लेषण में या प्रकाश संश्लेषण की खोज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता। ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है। लाइकेन प्रदूषित क्षेत्रों में विलुप्त हो जाता है। लाइकेन प्रदूषित क्षेत्र में विलुप्त हो जाता है। कारण क्या है? कारण सल्फर डाइऑक्साइड की सूक्ष्म मात्राओं का इनकी वृद्धि पर दुष्प्रभाव पड़ता है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका जो सही आंसर सी हो जाएगा। दोनों विकल्प सही और आर की सही व्याख्या करता है। निम्नलिखित में से किस दशा में तापमान में कमी देखने को मिलती है? किस दशा में तापमान में कमी देखने को मिलेगी? भूमध्य रेखा से अगर ध्रुवों की ओर जा रहे हैं, समुद्र तल से ऊंचाई की ओर अगर जा रहे हैं, ऊंचाई से समुद्र तल की अगर जा रहे हैं। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? फूड के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना, और इसका सही आंसर भी हो जाएगा। अगर भूमध्य रेखा से आप ध्रुवों की जाएंगे तो तापमान में कमी देखने को मिलेगी। समुद्र तल से ऊंचाई जैसे बढ़ती जाती है तापमान में कमी देखने को मिलेगी। तो पहला दूसरा सही हो जाएगा। बाकी अगर आप ऊंचाई से नीचे आएंगे तो तापमान में वृद्धि होती है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। सही आंसर इसका डी है। कौन इसमें से गैसीय भू रासायनिक चक्र का उदाहरण है? कौन इसमें से गैसीय भू रासायनिक चक्र का उदाहरण आपको बताना है। देखिए नाइट्रोजन चक्र और कार्बन चक्र, यह गैसीय भू रासायनिक चक्र है। ठीक है। बाकी सल्फर और फास्फोरस यह गैसीय चक्र नहीं है। तो सही आंसर सी हो जाएगा। महासागरीय जल की औसत लवणता 35, ये प्रतिशत नहीं है, परमोल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक और ऐसे रहेगा। ठीक, इसको परमोल में इसको मतलब इसकी गणना करी जाती है, ना कि परसेंटेज में। वाष्पीकरण की क्रिया तथा नदियों द्वारा ताजे जल की आपूर्ति से सागरीय लवणता में वृद्धि होती है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है ए हो जाएगा। पहला आपका सही, दूसरा गलत है। इसमें क्या कह रहा है कि वाष्पीकरण की क्रिया तथा नदियों द्वारा ताजे जल की आपूर्ति से सागरीय लवणता में वृद्धि होती है, आपका गलत है। अगर नदियां उसमें ताजे जल से नदियों द्वारा ताजा जल आता है, ठीक है, या फिर से अन्य जो ताजे जल का स्रोत है, इसके माध्यम से ये नदियां जहाँ पे अपना जल प्रवाहित करेंगी उस क्षेत्र में लवणता तो कम पाया जाएगा ना, क्योंकि ताजे जल की जो बिना अलवणीय जल है इनकी मात्रा बढ़ रही है जिससे लवणता कम होगा, तो इससे लवणता में वृद्धि थोड़ी होती है, लवणता में कमी होती है। हाँ, लेकिन ये है कि वाष्पीकरण की क्रिया से लवणता में वृद्धि होती है, वाष्पीकरण की क्रिया से। ठीक है, तो अगर यहाँ पे वाष्पीकरण बस दिया रहता है या नदियों द्वारा ताजे जल की आपूर्ति है ये नहीं दिया रहता, तब ये बात भी सही रहता, ये विकल्प भी सही रहता। लेकिन यहाँ पे नदियों द्वारा ताजे जल की आपूर्ति दे करके इस क्वेश्चन को गलत कर दिया है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, केवल एक सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रामसर संधि आर्द्र भूमियों के संचरण और उससे युक्त
उपयोग हेतु की गई एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। रामसर यह इराक का एक शहर है। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में स्थित सांडी झील रामसर आर्द्रभूमि है। कौन सा विकल्प इसमें सही हो जाएगा? इसका जो सही आंसर वो आपका सी हो जाएगा। पहला दूसरा सही, तीसरा सॉरी पहला तीसरा सही, दूसरा गलत है। क्यों? क्योंकि यह इराक में नहीं, रामसर कहाँ पे? रामसर है ईरान में, ईरान में। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी। कौन इसमें से सही नहीं है? विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को, विश्व गैंडा दिवस 22 दिसंबर को, विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त और विश्व खाद्य दिवस 13 अक्टूबर। कौन सा विकल्प गलत है? इसका सही आंसर डी हो जाएगा। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया था? विश्व खाद्य दिवस मनाया था 16 अक्टूबर को, 16 अक्टूबर को मनाया था। ठीक है, तो यही गलत है, बाकी विकल्प सही हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश के कौन से स्थल विश्व विरासत सूची में शामिल है? आगरा का किला, ताजमहल, फतेहपुर सीकरी, खजुराहो के स्मारक समूह। कौन सा विकल्प इसमें सही है? इसका जो सही आंसर ये हो जाएगा। आगरा किला, ताजमहल, फतेहपुर सीकरी तीनों शामिल हैं। ठीक है, और सबसे पहले जो अगर हम बात करें तो भारत में सबसे पहले 1983 में 1983 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था, जिसमें उत्तर प्रदेश के 2 थे और 2 महाराष्ट्र के थे। उत्तर प्रदेश के कौन कौन थे? उत्तर प्रदेश का था ताजमहल और फतेहपुर सीकरी। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन है। उत्तर प्रदेश के बारे में देखिए, मस्तिष्क ज्वर उन्मूलन संस्थान गोरखपुर में है। केंद्रीय कुष्ठ रोग संस्थान है झांसी में। जेके कैंसर अस्पताल है कानपुर में। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? क्वेश्चन नंबर आपका 83, कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका जो सही आंसर क्या होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर आपका डी हो जाएगा। पहला तीसरा सही, दूसरा गलत है। दूसरे में क्या कहा है? दूसरे में कहा है आपका केंद्रीय कुष्ठ रोग संस्थान झांसी, आपका गलत है। केंद्रीय कुष्ठ रोग संस्थान कहाँ पे है? केंद्रीय कुष्ठ रोग संस्थान है आगरा में, आगरा में। ठीक है, बाकी पहला और तीसरा सही है। निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिका का प्रकाशन गोरखपुर से होता है? कल्याण, ज्ञान भारती और आरोग्य। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर हो आपका कल्याण और आरोग्य, इन दोनों का जो प्रकाशन है गोरखपुर से किया जाता है। ऑप्शन भी हो जाएगा। ठीक है, और इसका प्रकाशन गीता प्रेस से होता है, ये भी याद रखिएगा, गीता प्रेस गोरखपुर से। ऑप्शन है। केंद्रीय आम अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? केंद्रीय आम अनुसंधान संस्थान कहाँ है? केंद्रीय आम अनुसंधान संस्थान जो है ये आपके लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन भी हो जाएगा, लखनऊ में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन थारू जनजाति के बारे में सही नहीं है? यह किरात वंश से संबंधित है। इसमें एकल परिवार की प्रथा होती है। इसमें बदला विवाह देखने को मिलता है और यह दीपावली को शोक दिवस के रूप में मनाते हैं, शोक के रूप में मनाते हैं। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका सही आंसर बी हो जाएगा। इसमें एकल परिवार नहीं बल्कि बहु परिवार, मतलब बहुत से, मतलब पूरे पीढ़ी दर पीढ़ी के लोग, ठीक है, एक ही साथ रहते हैं, तो एकल परिवार की प्रथा प्रचलित नहीं है। ऑप्शन बी गलत है, बाकी विकल्प आपके सही हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पठार अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है? बाई का पठार, जोश का पठार और हुइला का पठार। कौन सा पठार इसमें से अफ्रीका महाद्वीप में है? इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर है आपका डी हो जाएगा। ये तीनों पठार अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, तीनों पठार है अफ्रीका महाद्वीप में, याद रखिएगा। जिसमें अगर हम बात करें जो आपका बाई का पठार है, बाई का जो पठार है, ठीक है, बाई का पठार ये भी आपका अफ्रीका में है। जोश जो पठार है इसकी अगर हम बात करें, यह आपके अंगोला में स्थित है। और जो हुइला का पठार है, हुइला का पठार यह कहाँ पे है? हुइला का पठार, एक सेकेंड, जो आपका हुइला का पठार है ये है अंगोला में। हुइला का पठार अंगोला में है। और जोश का जो पठार है यह नाइजीरिया में है, नाइजीरिया में। ठीक है, नाइजीरिया में। ठीक, ऑप्शन डी है। तीनों विकल्प हैं, तीनों अफ्रीका में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प गलत है? थाल महाराष्ट्र में स्थित है। मानुगुरु है उड़ीसा में। थूथुकुडी है केरल में। कौन सा विकल्प इसमें से सही है? फुट के हिसाब से आपको बताना है, सही आंसर भी हो जाएगा। मानुगुरु उड़ीसा और थूथुकुडी केरल। ठीक है, थालघाट महाराष्ट्र आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, थालघाट महाराष्ट्र में नहीं है। एक सेकेंड, कौन सा विकल्प इसमें सुमिलित नहीं? थालघाट महाराष्ट्र, थालघाट महाराष्ट्र में ही है। इसमें गलत पूछा है ना, गलत पूछा है। और मानगुरु की बात करें, मानगुरु जो एक भूजल संयंत्र है, मानगुरु भूजल संयंत्र है, ये आपके तेलंगाना में स्थित है, तेलंगाना में। और थूथुकुडी है तमिलनाडु में, थूथुकुडी है तमिलनाडु में, ये भी याद रखिएगा। तो दूसरा और तीसरा गलत हो जाएगा, पहला सही है। ठीक है, गलत पूछा इसमें भी हो जाएगा। अवरक की मंडी के रूप में कौन सा स्थल विश्व प्रसिद्ध है? अवरक की मंडी के रूप में किसे जाना जाता है? ये आपका कोडरमा है। कोडरमा है, कहाँ पे है? झारखंड में, झारखंड में। निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल की सहायक नदी नहीं है? कूनो, काली, सिंध, बनास और सिंध। कौन इसमें से चंबल की सहायक नदी नहीं है? इसका सही आंसर डी हो जाएगा। सिंध जो है यह चंबल की सहायक नदी नहीं है। सिंध किसकी सहायक नदी है? सिंध जो है यमुना की सहायक नदी, सिंध यमुना की सहायक नदी। बाकी विकल्प आपके सही हो जाएंगे।
निम्नलिखित में से भारत के जो दक्षिण हिस्से में मिलने वाली पहाड़ियां हैं, इनको सही क्रम से लगाना है, इनको सही क्रम से लगाना है। इसकी अगर हम बात करें तो गाबिलगढ़ हिल्स आ जाएगा, गाबिलगढ़ हिल्स के बाद अजंता रेंज, फिर निर्मल रेंज, उसके बाद बालाघाट रेंज। इसका सही आंसर है बी, ऑप्शन बी। भारत में लैटराइट मिट्टी के बारे में देखिए, कौन सा विकल्प गलत है। शुष्क तथा आर्द्र ऋतुओं में परिवर्तन से सिलिकामय पदार्थों के निक्षालन के कारण इन मिट्टियों का निर्माण हुआ है। भीगने पर यह मिट्टियां मुलायम और सूखने पर कड़ी हो जाती है, अर्थात कठोर हो जाती है। कौन सा विकल्प इसके बारे में गलत है? गलत विकल्प का चयन करना है, और इसका जो सही आंसर है क्या है, यह मिट्टी पहाड़ियों के शिखरों के साथ घाटियों में भी पाई जाती है, और यह मिट्टी लौह और एल्यूमिनियम तत्व की इसमें कमी नहीं, अधिकता पाई जाएगी, तो यही गलत हो जाएगा। ठीक है, यही गलत है, बाकी तीनों विकल्प सही है। निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र दक्कन के पठार का हिस्सा नहीं है? दक्कन पठार का हिस्सा कौन है? छोटा नागपुर, महाराष्ट्र पठार, उड़ीसा उच्च भूमि, तेलंगाना पठार। को इसमें बताना है कौन जो है दक्कन पठार का भाग नहीं है। इसका जो सही आंसर ये हो जाएगा, छोटा नागपुर पठार यह दक्कन पठार का भाग नहीं है, यह दक्कन पठार का भाग नहीं है। छोटा नागपुर पठार की अगर हम बात करें तो यह किसका पार्ट है? यह मेघालय पठार का पार्ट है, मेघालय पठार जो है इसका भाग है। यही गलत है, बाकी विकल्प सही हो जाएंगे। भारत का कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व, मैन एंड द बायोस्फीयर रिजर्व जो मैप कार्यक्रम है, इसका पार्ट नहीं है? नंदा देवी, अचानकमार अमरकंटक, देहिंग या दिहांग दिबांग, या फिर ग्रेट निकोबार। कौन इसमें से बताना है? मैन एंड बायोडाइवर्सिटी का भाग नहीं है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर भी हो जाएगा अचानकमार अमरकंटक, या मैन एंड बायोडाइवर्सिटी का भाग नहीं। बाकी नंदा देवी, देहांग दिबांग और ग्रेट निकोबार, ये तीनों जो है मैप कार्यक्रम के अंतर्गत रहते हैं। ठीक है, मैप कार्यक्रम जो आपका मैप कार्यक्रम है इसमें आ जाएंगे। ठीक है, बाकी भी गलत है। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? बालफक्रम नेशनल पार्क है मेघालय में, ओकारेश्वर है महाराष्ट्र में, दाचीगाम है जम्मू कश्मीर में, और रायमोना है असम में। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका जो सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर आपका भी हो जाएगा। ओकारेश्वर नेशनल पार्क कहाँ पे है? ये आपके मध्य प्रदेश में, ओकारेश्वर है मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो बी गलत है, बाकी विकल्प सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन मानव पूंजी का स्रोत है? शिक्षा में निवेश करना, स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था करना, टीकाकरण करना। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर डी हो जाएगा। तीनों विकल्प सही है, और तीनों विकल्प क्यों सही हो जाएंगे? मानव पूंजी में कैसे निवेश हो गए? जैसे शिक्षा में अगर निवेश करें तो पूंजी में निवेश करते हैं। बच्चों को अगर क्वालिटी एजुकेशन की मतलब क्वालिटी फूड एजुकेशन दे रहे हैं, उनको कौशल प्रदान किया जा रहा है, तो आगे चल करके ये रोजगार जनरेट करेंगे। ठीक है, और यह जो है भारत या किसी भी देश के विकास में अपना योगदान देंगे। तो ये आपका शिक्षा में निवेश मतलब पूंजी में निवेश हो गया, बात बिल्कुल ठीक है। स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था अगर आप करते हैं, लोग स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे तो उनकी एफिशिएंसी कार्य करने की वो बढ़ेगी, तो ये भी आपका पूंजी में निवेश है। टीकाकरण करें, टीकाकरण अगर करेंगे तो क्या होगा कि अन्य जो होने वाली बीमारियां हैं, चाहे वो आपके जूनोटिक बीमारियां हो, चाहे वो संचारी हो, गैर संचारी हो, ठीक है, इससे क्या होगा? इससे रोगों से वो लोग दूर रहेंगे, रोगों से बचेंगे रहेंगे, तो इससे इनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। ठीक है, अच्छे से काम करेंगे। तो ये तीनों जो है मानव पूंजी में निवेश से संबंधित है, ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन गैर मौजूदा आय में शामिल नहीं है? मकान के किराए से प्राप्त आय, ब्याज से प्राप्त और लाभ से प्राप्त। कौन सा विकल्प सही होगा? इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर डी है, तीनों, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किस स्थिति में किसी अर्थव्यवस्था में मांग निश्चित रूप से बढ़ती है? मांग निश्चित रूप से बढ़ती है राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने पर, मुद्रास्फीति में वृद्धि होने पर, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने पर। किस कंडीशन में मांग आवश्यक रूप से बढ़ेगी? कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए, इसकी अगर हम बात करें, राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने पर, मुद्रास्फीति में वृद्धि होने पर, प्रति व्यक्ति आय। अगर प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होता है, पहले आपका आय जो है, पहले 100 रुपये कमाते थे, अभी आप 200 रुपये कमा रहे हो, तो पहले जहाँ 50 रुपये खर्च करते, 20 रुपये खर्च करते थे, अब 50 रुपये आप खर्च करोगे। तो अगर किसी भी व्यक्ति की आय में वृद्धि होती है तो उसके उपभोग में वृद्धि होगा, और ये डेफिनेटली होगा, 100% श्योर होता है। ठीक है, तो यही केवल होगा। बाकी राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने से इसका मतलब ये थोड़ी है। राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने का मतलब ये है कुछ लोगों की आय में वृद्धि से भी राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। ठीक है, जैसे है ना कि भारत के या विश्व के किसी के भी देश में देख ले, खास करके जो विकासशील देश है वहां पे देखने को मिलता है कि टॉप लेवल के जो 2-4% लोग हैं, टॉप लेवल के जो 2-4% लोग हैं, इनके पास जो संपत्ति है, या कुल आबादी के 70 से लेकर के 80% की जो संपत्ति है, बस इन्हीं लोगों के पास होती है। ठीक है, तो इनकी आय में अगर बहुत तेजी से वृद्धि हो रहा है तो भी राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगा। तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने से मांग बढ़ेगा, ये कोई मतलब जरूरी नहीं है। ठीक, और मुद्रास्फीति अगर बढ़ रहा है तो मुद्रास्फीति बढ़ने से मांग बढ़ेगा, ये भी कोई वो नहीं है। ठीक है, क्योंकि मुद्रास्फीति में वृद्धि होने पर, ये मुद्रास्फीति जो है मांग में वृद्धि होने का परिणाम है। जैसे मांग में वृद्धि हो रही हो और उस मांग को पूरा करने के लिए उत्पादन पर्याप्त नहीं है सही समय पे, तो इससे मुद्रास्फीति उत्पन्न होगा। तो ये तो इसके बाद का कारक है ना। इसमें क्या पूछा है कि अर्थव्यवस्था में मांग निश्चित रूप से बढ़ेगा, यह प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने पे होगा, तो सही आंसर सी हो जाएगा। ठीक, दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दिया करें, और अपनी तरफ से पूरी कोशिश किया जाता है कि जो भी क्वेश्चन सॉल्व कराया जा रहा है
उनको अच्छे से एक्सप्लेन किया जाए, जिससे कि किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई डाउट ना रहे। ताकि फिर भी कोई क्वेश्चन अगर समझ में ना आए और डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। निम्नलिखित में से किसे गैर कृषि उत्पादक क्रियाकलापों में शामिल किया जा सकता है? खाद्य प्रसंस्करण, लघु विनिर्माण, भूमि एवं सिंचाई। किसको किया जा सकता है आपको बताना है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है आपका खाद्य प्रसंस्करण, फूड प्रोसेसिंग और लघु विनिर्माण। इन दोनों को गैर कृषि उत्पादक क्रियाकलाप, उत्पादक की बात कर रहा है, ठीक है। गैर कृषि क्रियाकलाप अगर कहता, उत्पादक ना रहता तो ये भी इसमें आ जाते हैं, क्योंकि खाद्य प्रसंग, फूड प्रोसेसिंग जो होता है ये भी प्राथमिक सेक्टर के अंतर्गत ही आते हैं। और लघु विनिर्माण खैर ये तो नहीं आता है, लेकिन भूमि सिंचाई आती है। तो ये दोनों आपके सही हो जाएंगे। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, पहला दूसरा। हरित क्रांति के संबंध में देखिए कौन सा विकल्प सही है। इसमें छोटे एवं बड़े किसानों के बीच फसला बढ़ गया, इससे खाद्यान्न की कीमत में कमी आई, इसका सर्वाधिक लाभ गेहूं और चावल की फसल को प्राप्त हुआ। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका सही आंसर डी हो जाएगा। तीनों विकल्प सही हैं। और ऐसा क्यों आपको पता है? जैसे देखिए बड़े किसान क्या है, बड़े किसानों के पास भूजोत का आकार बड़ा था, तो इनको, और छोटे किसानों के पास छोटे छोटे भूजोत थे, तो इनको जो है हरित क्रांति का जो फायदा है इनको ज्यादा मिला, ठीक है। इनके पास जो है बड़े भूजोत धारक थे, बड़े किसान थे, तो इनके पास संसाधन भी अच्छे उपलब्ध थे, तो इन्होंने इसका लाभ अधिक उठाया और इनकी आय में बहुत तेजी से वृद्धि हुई। जो छोटे किसान थे इनको इसका लाभ नहीं मिला और इनकी आय में क्या हुआ, धीरे धीरे कमी देखने को मिला, या फिर उस स्तर से वृद्धि नहीं हुआ। तो इनके बीच में जो फासला है बहुत तेजी से बढ़ गया। फासला बढ़ने से इनके बीच में असमानता में वृद्धि हुई। तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है। खाद्यान्न की कीमत में कमी आई, ये बात बिल्कुल ठीक है कि खाद्यान्न की कीमत में कमी हुआ। पहले जो भारत खाद्यान्न का निवल आयातक हुआ करता था, आज के समय में खाद्यान्न का निवल निर्यातक है, अर्थात फूड प्रोडक्शन जो है जरूरतों से अधिक हो रहा है और इसका सबसे अधिक लाभ गेहूं और चावल को मिला था। ये बात भी सही है। तो सही आंसर डी हो जाएगा। कौन सा विकल्प इसमें से सही नहीं है? रंगराजन समिति का गठन, पीएसआई में निवेश से, केलकर समिति का सुधार, मल्होत्रा समिति बीमा सुधार, नरसिम्हन समिति लघु उद्योगों का विकास। कौन सा विकल्प गलत है? इसका जो सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर डी हो जाएगा। नरसिम्हन समिति का जो गठन किया गया था बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के लिए, इसका गठन किया गया था, ठीक है। बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के लिए नरसिम्हन समिति का गठन किया गया था। कब किया गया था? 1991 में किया गया था। दूसरी बार 1999 में किया गया था, ठीक है। तो दोनों याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन से घटक किसी उद्योग की अवस्थिति, किसी औद्योगिक अवस्थिति को प्रभावित करते हैं? कच्चा माल, परिवहन, सरकार की नीतियां और बाजार पहुंच। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर डी हो जाएगा। ये सभी प्रभावित करेंगे। कच्चा माल अगर उपलब्ध है तो मतलब उद्योग की अवस्थिति, जैसे वैसे उद्योग जिनको कच्चे माल की आवश्यकता होती है वह ज़्यादातर उन्हीं क्षेत्रों में स्थापित होते हैं जिन क्षेत्रों में कच्चा माल पर्याप्त रूप से बहुत ही ईजिली अवेलेबल हो, ठीक है। परिवहन का साधन अच्छे से होना चाहिए, ठीक है। कोई भी मतलब सामानों की आवाजाही के लिए परिवहन का साधन मतलब होना चाहिए अच्छा। सरकार की नीति उनके, ऐसा ना हो कि सरकार की नीति उनके खिलाफ हो, तब कहाँ से होगा? सरकार समर्थन में होनी चाहिए। बाजार तक पहुंच अच्छी होनी चाहिए। तो चारों जो है सही हो जाएगा। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी दर्रे जो है चीन को जोड़ती हैं, भारत और चीन को? जोजिला, बोदिला, नाथुला और सिपकिला। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका जो सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर जाएगा बी, 2-4 नाथुला दर्रा। इसकी अगर हम बात करें तो सिक्किम में है। नाथुला दर्रा है आपके सिक्किम में, ठीक है, सिक्किम में स्थित है। और सिपकिला दर्रा जो है या कहाँ पे है? सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में। और ये दोनों जोड़ती हैं, ठीक है। दोनों जो है भारत को किससे जोड़ती हैं? चाइना से जोड़ती हैं। बी हो जाएगा। भारत का इंडो गैंगेटिक मैदान निम्नलिखित में से किस विशेषता से युक्त है? जलोढ़ मिट्टी की परतें, ऑक्सबो झील और मेनांडर घुमावदार नदियां, प्लेट टेक्टोनिक टकराव के कारण उच्च भूकंपीय सक्रियता। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर डी हो जाएगा। ये तीनों विशेषताएं इन क्षेत्रों में देखने को मिलेंगी जो गैंगेटिक क्षेत्र है। भारत के निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र में एक ही वर्ष में बाढ़ और सूखा दोनों की संभावनाएं देखने को मिलती है? यह हो जाएगा आपका डी, बिहार वाले क्षेत्र में, ठीक है। बिहार वाले क्षेत्र में जैसे देखिए जहाँ जो गंगा के कंटेनमेंट वाले क्षेत्र में आते हैं, गंगा के तटीय क्षेत्र में आते हैं, वहाँ पे बाढ़ के कारण विकराल रूप होता है और पूरा गांव समाप्त हो जाता है। और जो ऊंचाई पर स्थित है वहाँ पे उसी समय सूखा देखने को मिलता है। तो एक तरफ जहाँ बाढ़ से पूरा एकदम त्रस्त हैं लोग, दूसरी तरफ सूखे से जो है सूखे की मार नहीं सूखे की झेल पा रहे हैं। तो ये जो दोनों कंडीशन है बिहार में देखने को मिलता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत की प्राकृतिक वनस्पति से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती हैं। कांटेदार वन केवल राजस्थान में सीमित है। मैंग्रोव वन केवल पूर्वी तट पर पाए जाते हैं। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर ए हो जाएगा। ऑप्शन पहला सही, दूसरा तीसरा गलत है। कांटेदार वन केवल राजस्थान में,
मैंग्रोव वन केवल पूर्वी तट पे, दोनों गलत है, ठीक है। मैंग्रोव वन पूर्वी तट, पश्चिमी तट दोनों पे पाए जाते हैं, और कुछ राज्य हैं वहां पर भी मुख्य रूप से पाए जाते हैं। कांटेदार वन की बात करें, कांटेदार जो वन है ये भी आपके कहाँ पाए जाते हैं, मुख्य रूप से गुजरात में भी पाए जाएंगे, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो बस पहला सही है, बाकी दोनों गलत है। भारत में तलछटी चट्टाने में निम्नलिखित में से कौन से खनिज पाए जाते हैं? भारत की जो तलछटी चट्टाने हैं इसमें पेट्रोलियम, चूना पत्थर पाए जाते हैं, माई का आवरक ये नहीं पाया जाता है, तो सही आंसर भी हो जाएगा। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम में व्यवस्थित है, बंगाल का विभाजन और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन, सूरत विभाजन और स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत, इन सभी को क्रम से लगाना है, इन सभी को क्रम से लगाना है। देखिए बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में, 1905 में बंगाल का विभाजन हो गया था, और जो मुस्लिम लीग का गठन हुआ था 1906 में हुआ था, 1906 में मुस्लिम लीग का गठन हुआ था। सूरत विभाजन कब हुआ था? सूरत विभाजन 1907 में हुआ था, 1907 में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब करी गई थी? स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत भी 1905 में ही करी गई थी, ठीक है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ए, 1 4 2 3। गांधी के जन जागरण के तरीके पहले के राष्ट्रवादियों से मूल रूप से भिन्न थे। कारण अहिंसा और गांधी ने सत्याग्रह, किसानों और महिलाओं की भागीदारी पर बल दिया। कौन सा विकल्प इसमें सही है? इसका जो सही आंसर ए हो जाएगा, दोनों विकल्प सही, आर्य की व्याख्या करता है। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की सीधी प्रतिक्रिया थी। कारण मुस्लिम लीग राष्ट्रीय आंदोलन में हिंदू प्रतिनिधित्व के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करना चाहती थी। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका सही आंसर भी हो जाएगा, दोनों विकल्प सही, लेकिन आर्य की व्याख्या नहीं करता है। 1922 के बाद स्वराज पार्टी ने विधानसभा में भाग लिया। कारण क्या था? औपनिवेशिक शासन का विधायी मंच से विरोध करना। कौन सा विकल्प इसका सही है? ये हो जाएगा, दोनों विकल्प सही है और आर्य की व्याख्या करता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारतीय सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार कर दिया। कारण क्या था? अधिनियम ने भारत को पूर्ण डोमिनियन दर्जा और पूर्ण प्रांतीय स्वायत्तता प्रदान की थी। कौन सा विकल्प सही होगा? इसका सही आंसर सी हो जाएगा, पहला सही है, दूसरा गलत है, ठीक है। दूसरा गलत हो जाएगा और दूसरा गलत क्यों है? डोमिनियन अधिनियम को स्वीकार किया गया था, क्यों? क्योंकि पूर्ण डोमिनियन दर्जा नहीं दिया गया था, और वायसराय को महत्वपूर्ण अधिकार उनका जो है वायसराय का वो बना था, जिसके बाद इसे मानने से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इनकार कर दिया था। इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुनिश्चित करना है, ठीक है। सूची फर्स्ट को सूची बाल श्रम उन्मूलन की बात कर, इसमें कि बाल श्रम जो है इसके उन्मूलन की बात की इसमें की गई है, इसके उन्मूलन की बात की गई है 45 में। समान कार्य के लिए समान वेतन देने की बात की गई है, समान कार्य के लिए समान वेतन देने की बात की गई किसमें? यह की गई है अनुच्छेद 39 सब क्लॉज ए में, 39 सब क्लॉज ए में। पोषण स्तर और जीवन स्तर में सुधार की बात की गई है, पोषण स्तर और जीवन स्तर में सुधार की बात की गई अनुच्छेद 47 में। 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने की बात की गई है, 6 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की बात किसमें की गई है? देखिए जो आपके बच्चों को अनिवार्य शिक्षा देने की बात की गई है वो 45 में देखने को मिलेगा, ठीक है। पता। और बाल श्रम उन्मूलन, बाल श्रम उन्मूलन की जो बात करी गई है ये आपका तिरालीस में देखने को मिलेगा, ठीक है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 1 4 3 ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हो जाएगा। मूल कर्तव्य के बारे में देखिए, मूल कर्तव्य के बारे में इसकी अगर हम बात करें, ये तो कल भी देखा गया था, ये रिपीट ही हुआ है। इसमें देखिए संविधान की रक्षा करना और उसका पालन करना, संविधान की रक्षा करना और उसका पालन करना, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 51 सब ए सब क्लॉज ए में इसका उल्लेख किया गया है। संविधान के आदर्शों और संस्थाओं का सम्मान करना, इसका उल्लेख जो किया गया है या बी में किया गया है, ठीक है। नागरिकों के अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा करना सी में है। प्राकृतिक पर्यावरण की संरक्षण करना, इसकी रक्षा करना, इसका उल्लेख जो डी में किया गया है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 1 2 3 4 ऑप्शन ए। शिक्षा का अधिकार संविधान द्वारा प्रदत्त एक मूल कर्तव्य है। कारण शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 सब क्लॉज ए में अनुच्छेदित किया गया है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर क्या है? देखिए इसका जो सही आंसर है वो आपका डी हो जाएगा, पहला गलत है, दूसरा सही है, ठीक है। शिक्षा का अधिकार मूल कर्तव्य, शिक्षा का अधिकार संविधान के प्रदत्त, ठीक है, संविधान में प्रदत्त शिक्षा का अधिकार मूल कर्तव्य। देखिए शिक्षा के अधिकार की अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान में न कि मूल कर्तव्य में शिक्षा के अधिकार को भारतीय संविधान में उल्लेख इसका नहीं मिलता है। 86वें संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाया गया, उसके साथ साथ मूल कर्तव्य में भी इसको जोड़ा गया था, ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से कौन या क्या परिस्थितिकी असंतुलन में शामिल है? किसके द्वारा पारिस्थितिकी असंतुलन होता है? प्राकृतिक आपदा, वर्षा की परिवर्तनीयता, शहरी उन्मूलन, वन उन्मूलन, ऑप्शन डी सभी हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किस फल में वसा की मात्रा सबसे अधिक होती है? वसा की मात्रा सबसे अधिक अखरोट में होती है, ऑप्शन ए। भारत की नगरीय जनसंख्या की दशकीय वृद्धि उच्चतम थी कब? भारत के नगरीय जनसंख्या की
उच्चतम वृद्धि कब थी? 1971 से 81 के बीच में, ऑप्शन ए हो जाएगा। 1971 से 81 के बीच में, ठीक है। 71 से 81 के बीच में जो वृद्धि थी वो 44.1% थी, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत में नगरीय गरीबी की जड़ें ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं है, ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर नीचा है। कौन सा विकल्प सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, दोनों विकल्प सही और आगे की व्याख्या करता है। भारत ने निम्नलिखित स्थलरूप राज्यों में से किसमें 2011 की जनगणना के अनुसार नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है? नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत अगर प्रतिशतता के हिसाब से हम देखें तो पंजाब में सबसे अधिक है, ठीक है, पंजाब में सबसे अधिक है, ठीक। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित पहाड़ियों में अवस्थित जो क्रम है उनको उत्तर से दक्षिण क्रम में लगाना है, उत्तर से दक्षिण क्रम में लगाना है। इसमें आ जाएगा आपकी पालनी पहाड़ी, उसके बाद आ जाएगा सेवराय, ठीक है, पालनी पहाड़ी आ जाएगा, सेवराय आ जाएगा, फिर है कार्डेमम और फिर है नागरकोइल। सही आंसर ए हो जाएगा 2, 1, 3, 4। मध्यकाल की शिक्षा के लिए प्रसिद्ध बीबी राजा बेगम का मदरसा कहाँ पे है? बीबी राजा बेगम का मदरसा कहाँ पे स्थित है? देखिए इनका मदरसा है जौनपुर में, ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए जौनपुर में है, ठीक है। निम्नलिखित में से देशों में से उनकी राजधानियों को में से कौन सा एक विकल्प सही नहीं है? पोर्टोरिको या सेन जुआना, बेलीज ब्रिजटाउन, हैती पोर्ट ऑफ प्रिंस और कोस्टारिका सेंट जोन्स। कौन सा विकल्प इसमें गलत है? इसका सही आंसर ए हो जाएगा पोर्टोरिको, ये आपका गलत है, ठीक है, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। और इसमें अगर हम बात करें तो यही गलत है, बाकी विकल्प आपका सही हो जाएगा, ठीक। 1 सेकेंड, ये नहीं गलत है यार, इसका जो गलत होगा ना बेलीज ब्रिजटाउन, ये गलत है, ठीक है, बेलीज ब्रिजटाउन, क्योंकि बेलीज की राजधानी जो है ब्रिजटाउन नहीं बल्कि बेल्मोपान है, बेल्मोपान, तो यही गलत, बी वाला गलत है, ठीक है, बी वाला गलत है, बाकी विकल्प आपके सही हो जाएंगे, बाकी विकल्प सही है तो ऑप्शन बी। उत्तर प्रदेश में अमरूद अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? प्रशिक्षण केंद्र जो है कहाँ पे स्थित है? देखो उत्तर प्रदेश में अमरूद प्रशिक्षण केंद्र अनुसंधान संस्थान प्रयागराज में स्थित है, ठीक है, प्रयागराज में। बाकी कुछ अन्य संस्थान है जो इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। उत्तर प्रदेश अन्य अनुसंधानों की बात करें तो पान अनुसंधान संस्थान महोबा में है, आलू अनुसंधान संस्थान गाजियाबाद में और आम अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। कौन इसमें से गलत है? कपड़ा रिसर्च इंस्टीट्यूट है गाजियाबाद में, कांच उद्योग है कानपुर में, भारतीय कालीन उद्योग भदोही और गो अनुसंधान केंद्र मथुरा में। कौन सा विकल्प गलत है? इसका सही आंसर सी हो जाएगा। भारतीय कालीन उद्योग की बात करें तो इसमें जो आपका कालीन उद्योग है, कालीन उद्योग की बात करें तो ये आपका कहाँ पे है? भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान, यह आपके भदोही में नहीं है, ठीक है, भदोही में नहीं है। बाकी जो आपका कपड़ा रिसर्च इंस्टीट्यूट है, कपड़ा रिसर्च इंस्टीट्यूट गाजियाबाद में स्थित है, ठीक है। राजकीय चर्म संस्थान है कानपुर में और उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर में है। राजकीय चीनी मिट्टी के जो पात्र हैं खुर्जा में है। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। मानव प्रवास या मानव प्रवासन प्रवृत्तियों के बारे में देखिए। आर्थिक प्रवासन वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन का प्रमुख चालक बना हुआ है। पर्यावरणीय विस्थापन हाल के वर्षों में संघर्ष प्रेरित विस्थापन को पूरा कर चुका है। भारत अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों के लिए उत्पत्ति के शीर्ष 10 देशों में एक है। कौन सा विकल्प इसमें से सही है? इसका जो सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ये हो जाएगा। पहला तीसरा सही है, दूसरा गलत हो जाएगा। दूसरा इसमें से गलत है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 का आयोजन 17 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच में किया गया था। स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 की थीम है संस्कार स्वच्छता स्वभाव और संस्कार स्वच्छता स्वभाव स्वच्छता। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर सी है, दोनों विकल्प सही हो जाएगा। ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट मीट एक्सपो 2024, ग्लोबल मीट 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? इसका जो आयोजन है यह किया गया था गांधीनगर गुजरात में। भारत ने टाइफून यागी से प्रभावित देशों को सहायता देने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था? भारत के द्वारा इसके लिए ऑपरेशन सद्भाव चलाया गया था। ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑपरेशन सद्भाव। हाल ही में किस अभिनेता को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? यह दिया गया था किसको? मिथुन चक्रवर्ती को। अच्छा बताइएगा अभी हाल ही में किसको दिया गया, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। 28 सितंबर से 8 दिवसीय उद्घाटन जो किया गया है भारतीय कला महोत्सव का, कहाँ पे किया गया था? इसका उद्घाटन जो किया गया था वो जयपुर राजस्थान में किया गया था। सितंबर 2024 में इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD द्वारा जारी की गई विश्व प्रतिभा सूचकांक से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। इस सूचकांक में कुल 125 देश शामिल थे। इस सूचकांक में स्विट्जरलैंड को 30 स्थान प्राप्त हुआ है। इस सूचकांक में भारत ने 55वां स्थान हासिल किया है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही होगा? इसका सही आंसर भी हो जाएगा, दूसरा सही, बाकी दोनों गलत है। ठीक है,
इसमें अगर हम बात करें सूचकांक में कुल 125 देश शामिल थे, गलत है। इसमें कुल टोटल जो है 67 देश शामिल थे, तो पहला आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। और इसमें भारत की रैंकिंग की बात करें तो भारत 55 नहीं बल्कि 98वें नंबर पे था। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 को विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी किया गया है। इस सूचकांक में स्विट्जरलैंड को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ और इस सूचकांक में भारत को 39वां स्थान प्राप्त हुआ था। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका सही आंसर डी हो जाएगा, तीनों विकल्प सही है, तीनों विकल्प इसका सही है। हाल ही में फसाई द्वारा जारी किए गए राज्य खाद्य सूचकांक 2024 में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? राज्य खाद्य सूचकांक में केरल को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। 18 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार भारत के सकल घरेलू उत्पाद में बड़े राज्यों की श्रेणी में सर्वाधिक जीडीपी योगदान देने वाला राज्य कौन सा है? सर्वाधिक जीडीपी योगदान देने वाला राज्य है महाराष्ट्र। विश्व खाद्य भारत 2024 सम्मेलन की भागीदारी देश में कौन सा देश शामिल था? इसका जो सही आंसर सी हो जाएगा जापान था, जापान। हाल ही में अंग्रेजी कथा साहित्य का सिंगापुर साहित्य पुरस्कार 2024 किसे दिया गया था? यह पुरस्कार दिया गया था प्रशांति राम को, ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत का पहला टील कार्बन अध्ययन कहाँ किया गया? भारत का पहला टील कार्बन अध्ययन जो है भरतपुर राजस्थान में किया गया था। सितंबर 2024 में भारत की पहली सिलिकॉन कार्बाइड विनिर्माण सुविधा की आधारशिला कहाँ रखी गई है? इसकी आधारशिला रखी गई थी उड़ीसा में, ऑप्शन बी हो जाएगा, उड़ीसा में। टेनिस प्रतियोगिता यूएस ओपन 2024 का पुरुष एकल खिताब जैनिक सिन्नर ने जीता। टेनिस प्रतियोगिता यूएस ओपन 2024 का खिताब महिला एकल का आर्यन सबलंका ने जीता। कौन सा विकल्प सही है? इसका जो सही आंसर वो आपका सी हो जाएगा, दोनों विकल्प सही है। 17वां पेरिस ओलंपिक 2024 के बारे में देखिए। उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक सुमित अंतिल और भाग्यश्री जादव थे। समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक हरविंदर सिंह और प्रीतिपाल थी। पेरिस पैरालंपिक में भारत द्वारा जीते गए कुल पदकों की संख्या 29 थी। पेरिस पैरालंपिक की पदक तालिका में भारत का स्थान 18वां था। कौन सा विकल्प सही है? इसका जो सही आंसर हो आपका डी हो जाएगा, चारों विकल्प सही है। सितंबर 2024 तक सबसे अधिक विदेशी मुद्रा भंडार वाले शीर्ष देशों का सही क्रम क्या था? इसमें अगर हम बात करें तो चीन, जापान, स्विट्जरलैंड, चौथे नंबर पे भारत आ गया था, ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत की पहली बायोपॉलीमर प्रदर्शन सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका उद्घाटन किया गया महाराष्ट्र में, ऑप्शन बी हो जाएगा, महाराष्ट्र में। भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित एक प्रदूषण नियंत्रण पोत का गोवा में जलावतरण किया गया, इसका नाम क्या है? इसका जो नाम है क्या है? देखिए इसका नाम है आपका ICGS समुद्र प्रताप। 8वां धम्म सम्मेलन 2024 का आयोजन उज्जैन मध्य प्रदेश में हुआ था और इस सम्मेलन की थीम धर्म और धम्म में ब्रह्मांड थी विज्ञान। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका सही आंसर बी हो जाएगा, दूसरा सही, पहला गलत है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसकी अगर हम बात करें तो इसका आयोजन जो किया गया था अहमदाबाद गुजरात में हुआ था, ठीक है, तो पहला गलत है, दूसरा सही। 21 सितंबर 2024 को क्वाड के लीडर्स शिखर सम्मेलन का जो आयोजन है डेलावेयर में किया गया था, जो कि अमेरिका में है। इस सम्मेलन में गर्भाशय ग्रीवा कैंसर के उपचार की पहली घोषणा क्वाड कैंसर मून शॉट के रूप में करी गई थी। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? देखिए इसका जो सही आंसर है वो आपका सी हो जाएगा, दोनों विकल्प सही है, दोनों विकल्प सही है। किसे जैक्सन वाइल्ड लीगेसी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? जैक्सन वाइल्ड लीगेसी पुरस्कार दिया गया है माइक पांडे को, ऑप्शन सी हो जाएगा, माइक पांडे को। फिक्की यंग लीडर्स अवार्ड 2024 के संदर्भ में देखिए, नीरज चोपड़ा यूथ आइकॉन अवार्ड 2024, जेप्टो बेस्ट स्टार्टअप अवार्ड 2024, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड नाई कैम 2024, गजल अलग जैन मोस्ट प्रॉमिस्ड नेक्स्ट लीडर्स अवार्ड 2024। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका सही आंसर डी हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। जो गजल अलग है इनको इंस्पायरिंग वुमेन लीडर्स अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया था, ठीक है, तो सही आंसर डी है। कौन सा इसमें से गलत है? हरिनी अमर सूर्या श्रीलंका की राष्ट्रपति बनी है। मिशेल बर्नियर फ्रांस के नए प्रधानमंत्री। संतोष कश्यप भारतीय महिला फुटबॉल टीम के नए कोच। राजा रणधीर सिंह ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के नए अध्यक्ष। कौन सा विकल्प गलत है? इसका जो सही आंसर है वो आपका ए हो जाएगा, हरिनी अमर सूर्या। हरिनी अमर सूर्या की बात करें तो श्रीलंका की राष्ट्रपति नहीं प्रधानमंत्री बनी है, ठीक है, प्रधानमंत्री, तो यही गलत है, बाकी विकल्प सही है। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन, कौन सा विकल्प गलत है? विश्व ओजोन दिवस 17 सितंबर, विश्व समुद्री दिवस 26 सितंबर, राष्ट्रीय हिंदी दिवस 15 सितंबर और अंतर्राष्ट्रीय रेड पांडा दिवस 21 सितंबर। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? वो आपका सी हो जाएगा। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय हिंदी दिवस की बात करें तो यह मनाया जाता है 14 सितंबर को, ठीक है, तो ये आपका गलत है, बाकी विकल्प सही हो जाएंगे। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। बाकी अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दे दिया करें और किसी भी क्वेश्चन को लेकर के कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चले मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, जिन लोगों को लगता है कि अभी भी जो
समय है और वो प्रैक्टिस सेट अच्छे से कर सकते हैं। जो भी प्रैक्टिस सेट है तो वो लोग पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चार्ज वही है, अरे 99 रुपये रखा गया, 100 रुपये है, तो कोई बहुत ज़्यादा है नहीं, जहाँ पे आपको वेरियस इंस्टीट्यूट के प्रैक्टिस सेट और करंट अफेयर MCQ भी प्रोवाइड कराए गए हैं। तो चले मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।